देखिए, लाल किताब में वर्षफल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जब तक आपको वर्षफल बनाना नहीं आ जाता, जब तक आप लाल किताब की गहराई और टाइमिंग ऑफ इवेंट्स को नहीं समझ पाएंगे। अक्सर सूत्र समझने के बाद हमें ये भी समझना होता है कि अच्छा या बुरा समय कब आ रहा है, कब उसका फीलिंग फैक्टर नेगेटिव होगा, कब उसका फीलिंग फैक्टर पॉजिटिव होगा। उसके लिए हमें वर्षफल बनाना आना चाहिए। पहली बात तो वर्षफल, कोई भी लाल किताब आप ले लीजिए, किसी भी राइटर की ले लीजिए, हर लाल किताब में वर्षफल लिखा हुआ हो। वर्षफल बनाने की एक सारणी होती है। समझ गए बात को? हर बुक के अंदर वर्षफल दिया हुआ होता है। अब हमें इसे बनाना सीखना है। तो हम कोई भी एक एग्जाम्पल कुंडली लेंगे और ये बनेगा कैसे कि हमने बर्थ चार्ट को सामने रखना है और इसमें वर्षफल, जैसा कि नाम ही वर्षफल है, आपके अगले साल का की कुंडली तैयार की जाती है, जन्म पत्रिका तैयार की जाती है। उससे ये हमें समझ में आता है कि वर्षफल में कौन सा ग्रह किस भाव में आकर के बैठ रहा है। उससे डिसाइड होगा इस साल कौन सा ग्रह क्या करने वाला है हमारे जीवन में। उसी के हिसाब से आपके रेमेडीज डिसाइड होंगी, प्रिकॉशंस डिसाइड होंगे। और लाल किताब में ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर केवल आप सूत्र सीख लोगे, वर्षफल नहीं बनाना सीखोगे, तो फिर वो एक्यूरेसी आपके पास नहीं आ पाएगी जिसका कि आप इंतजार कर रहे हो। ठीक है, चलो हम चलते हैं। तो एक कुंडली मैं लेता हूं, उस कुंडली को हम करने का प्रयास करते हैं, या हम ऐसा करते हैं आप सभी लोग अपना अपना वर्षफल बनाओ। कैसे बनाना है आइए मैं देखता हूं। आप लोग एक मिनट के लिए अपना व्हाट्सएप खोल लीजिए। जो ग्रुप में मैंने सारणी भेजी है उस सारणी को खोल लीजिए। इस प्रकार से जो सबसे पहले है वो आप खोल लीजिए, जो सबसे पहले भेजा गया है। आप देखिए, कॉर्नर में एक जगह लिखा है खाना नंबर और उसके नीचे लिखा है उम्र। तो आपको समझ में आ रहा होगा, खाना नंबर और उम्र लिखी हुई है और खानों की संख्या ये रखिए 12, जैसे कि 12 भाव होते हैं, ये 12। जो अपर साइड है, अपर साइड हॉरिजेंटली अपर, जो और एक तरफ है वर्टिकल, वर्टिकल में उम्र लिखी हुई है, जिस उम्र का हमें वर्षफल तैयार करना है। ठीक है, तो आप में से किसी के कुंडली लें या मैं अपनी मनमर्जी से कोई कुंडली लूं? चलो मैं अपनी मनमर्जी से ले लेता हूं, पर आप सभी लोग अपनी देख देख करके ना बनाइए। हैं, क्या करें गायत्री जी? आपने जैसे बोला ना कि आप में से किसी के लिए, तो मेरी लगा लीजिए। चलो ठीक है। आर यू रेडी फॉर दिस? यस गुरुजी। चलिए, नहीं गायत्री जी तैयार होनी चाहिए भाई, कुंडली लगवा रहे हैं। चलिए हम लिखते हैं। मैं व्हाइट बोर्ड ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि महिलाओं से पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें उम्र पता करनी पड़ती है कि कौन से उम्र का वर्षफल बनाना है। कोई दिक्कत नहीं है सर। सबसे पहले आप लोगों को लगन कुंडली बनानी पड़ेगी। सबसे पहले आप लगन कुंडली बनाइए। और लगन कुंडली क्या होगी? जो हमारी
काल पुरुष की कुंडली है वो ही बनेगी, यानी कि मेष लगन से ही उसको बनाना पड़ेगा। जी सर। तो गायत्री जी बताइए, आपका पहले हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है जो आपकी मेन चार्ट में, आपके बर्थ चार्ट में? कोई नहीं है सर, फर्स्ट हाउस में कोई नहीं है। फिर ये दूसरे में मैं मरकरी, वैसे लिख मून दूं, और मार्स। मरकरी मून और मार्स। मार्स। ठीक है, 3 ग्रह हैं, चंद्र बुध मंगल। जी। आगे तीसरे घर में सूर्य। तीसरे घर में सूर्य है और चौथे घर में वीनस। चौथे घर में शुक्र है। जी। पांचवे घर में कोई नहीं है। छठे घर में जुपिटर और केतु। सातवें में कोई नहीं है। आठवें में कोई नहीं है। नवे घर में शनि है। नवे घर में शनि है जी। और और 12वें में राहु। 12वें में राहु। 3 4 5 6 7 8 9 पूरे हो गए। जी सर। अब हमने क्या करना है, अभी आपका जो डेट ऑफ बर्थ है एग्जैक्टली हमने आपका वर्षफल बनाना है, और ये वर्षफल जन्मदिन से शुरू होता है। जी सर। यानी कि जिस दिन आपका जन्मवार होता है उस दिन से आपका वर्षफल शुरू होता है, उस दिन से बनेगा। तो क्या डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? सर 19 जनवरी 1977। 19 जनवरी 1977। 77। जी सर। ठीक है, जी सर। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस साल का वर्षफल बनाना। तो 2022 यानी कि 19 जनवरी 2022 से लेकर के 19 जनवरी 2023 का वर्षफल कैसे बनेगा, इस पॉइंट को देखना है। जी सर। तो कैसे करेंगे? तो आप गायत्री जी आप अंदाजा लगाइए, मतलब अंदाजा क्या लगाना सही, एक्यूरेट बताइए। 19 जनवरी 2022 तक आप कितने वर्ष के हो गए? 44 सर। 45। 44 कंप्लीट या 45 कंप्लीट? 45 कंप्लीट सर। 45 कंप्लीट। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि हम 46वें वर्ष का 46वें वर्ष का वर्षफल बनाने जा रहे हैं। क्लियर हुआ बात? तो हम यहाँ पर नोट कर लें कि कौन सा साल का बना रहे हैं हम, 46। अब आप उस सारणी में जाइए जहां पर उम्र 46 की उम्र दिखाई दे रही हो। जी सर। सारणी खोलिए। पहली सारणी में नहीं है क्योंकि पहली सारणी में 24 वर्ष की आयु तक है। मेरे जी पास सर। भी एक बुक है लाल किताब की, मैं उसमें से देख रहा हूँ, किसी का फोटो खींच के मैंने आपके पास भेजा है। सारणी नंबर 2 में जहां पर आयु 25 वर्ष से 48 वर्ष की है, नंबर 2 वाली सारणी पे आ जाए। 45 आ गया। नहीं, 46 में देखना है। ओके सर। तो आप 45 कंप्लीट कर चुके हो, जी सर। हमने 46 का देखना है। हम जी सर। वर्षफल बनाने जा रहे हैं 19 जनवरी 2022 से लेकर के 19 जनवरी 2023 तक। क्लियर हुआ? ठीक है सर। तो हम 46 वाला खाने में आइए, जहां पर उम्र 46 लिखी हुई है वो देखिए। क्या सबको समझ में आ रहा है? जी सर। जी गुरु जी। 46 मिल गया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ अब जी 46 के सामने नंबर 10 लिखा हुआ है, और अगर आप जी, 10 से ऊपर जाएंगे तो लिखा हुआ है खाना नंबर 1। हाँ जी, क्लियर हुआ? जी। जी सर। जी, इसका मतलब समझा देता हूं मैं आप लोगों को, सिंपल आप लोगों के बीच में आ रहा हूं मैं। उम्र का 46वां वर्ष, उसके सामने लिख रखा है नंबर 10, जो कि खाना नंबर 1 है। इसका मतलब ये है कि इस कुंडली में कोई भी ग्रह
जो भाव नंबर 1 में यानी कि खाना नंबर 1 में अगर कोई ग्रह बैठा होता तो वो कहाँ पर शिफ्ट होता, वो 10वें भाव में शिफ्ट, कहाँ पर शिफ्ट होता, 10th हाउस में शिफ्ट होता। अब चूंकि पहले में कोई ग्रह है ही नहीं, गायत्री जी की कुंडली में पहले भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा है, जी सर। तो क्या होगा, तो हमने किसी को भी शिफ्ट नहीं करना है। अगर यहाँ पर बैठा होता तो वो शिफ्ट हो जाता। अब आगे बढ़ते हैं। जो खाना नंबर 2 में बैठे हुए ग्रह हैं वो खाना नंबर 12 में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि 10 से आगे आप देखिए 12 लिखा हुआ है और 12 से ऊपर जाकर बढ़ेंगे तो खाना नंबर 2, यानी कि खाना नंबर 2 में बैठे हुए ग्रह कहां पर शिफ्ट होंगे, खाना नंबर 12 में शिफ्ट हो जाएंगे। बुध मंगल और चंद्र, तो बुध चंद्र मंगल खाना नंबर 2 में बैठे हुए हैं और ये कह रहा है कि जो भी ग्रह खाना नंबर 2 में बैठा हुआ है वो खाना नंबर 12 वर्ष फल के खाना नंबर 12 में आ जाएगा। तो यानी कि चंद्र ग्रह है, मंगल ग्रह है और बुध ग्रह, ये सारे 12वें में चले जाएंगे वर्ष फल में। बहुत सिंपल है, एक बार की प्रैक्टिस करने में समझ में आता है। अब जैसे आप तीसरे भाव में जाकर के देखिए तो 12 नंबर से आगे लिखा हुआ है 2 और 2 से ऊपर जाकर के देखेंगे तो क्या आ रहा है, 3 नंबर, यानी जो भी ग्रह तीसरे भाव में बैठा है वो खाना नंबर 2 में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है सर। तो सूर्य कहाँ शिफ्ट हो गया, खाना नंबर 2 में शिफ्ट हो गया। इसी प्रकार से खाना नंबर 4 में बैठा हुआ ग्रह, जो खाना नंबर 4 है जहाँ पे शुक्र बैठा है, तो देखिए खाना नंबर 4 के नीचे आएंगे तो क्या आएगा, 46वें उम्र में नंबर 7। तो चौथा जो ग्रह है यानी कि चौथा जो ग्रह चौथे भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है वो खाना नंबर 7 में शिफ्ट हो रहा है, यानी शुक्र वर्ष फल में 7वें घर में आ जाएगा। इसी प्रकार से खाना नंबर 5 के ग्रह खाना नंबर 5 में रहेंगे, तो खाना नंबर 5 में तो कोई ग्रह है ही नहीं, तो नहीं है तो उसके बारे में विचार करना ही नहीं है, क्योंकि हमने शिफ्ट ही नहीं करना किसी को, क्योंकि नंबर 5 में तो कोई ग्रह है ही नहीं। तो ग्रह नंबर 5 में मतलब भाव नंबर 5 में कोई ग्रह नहीं है तो हमें शिफ्ट भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखने वाली बात कहाँ है, अब छठे में आएगी। छठे में 2 ग्रह बैठे हैं, एक बृहस्पति बैठा है, एक केतु बैठा है। अब हम देखते हैं कि जो खाना नंबर छठा है वो कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, 3 नंबर। तीसरे अब में, आप लोग चेक करिए, तीसरे में, हाँ जी, तीसरे में। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वो खाना नंबर 3 में चले जा रहे हैं, तो खाना नंबर 3 में रख दो उन ग्रहों को। तो खाना नंबर 3 में बृहस्पति और केतु यहाँ आ गए। ध्यान रखना वर्ष फल में राहु केतु अलग अलग हो जाते हैं, मतलब ये नहीं कि आमने सामने रहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। खाना नंबर 7 का ग्रह है, खाना नंबर 11 में जाएगा, तो 7 में कोई ग्रह नहीं है तो किसी को शिफ्ट नहीं करेंगे। खाना नंबर 8, इसमें भी कोई ग्रह नहीं है तो हम शिफ्ट नहीं करेंगे। खाना नंबर 9 में शनि बैठा, तो खाना नंबर 9 का जो शनि है कहाँ पर जाएगा बताइए, चौथे में, चौथे में, है ना, बड़ा आसान। राहु के साथ आ गए। इसी प्रकार से खाना नंबर 10 का ग्रह 8 में जाएगा तो 10 में है ही नहीं, 11 में कोई ग्रह है ही नहीं। 12वां देखना है, 12वें का ग्रह राहु कहाँ जा रहा है, तीसरे में, फर्स्ट हाउस में। ध्यान से देखिए मंजीत जी, राहु हाँ जी, हाँ फर्स्ट हाउस, ये राहु है, लग्न में जाएंगे, लगन में चला गया। तो गिन लो 3 4 5 6 7 8, एक ग्रह बच गया, कोई गलती थी हमसे, 2 3 4 5 6, नहीं ठीक है मैं गलती, पूरे हैं, पूरे 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 हमने बिल्कुल ठीक बनाया है, ये वर्षफल बन गया।
ये वर्षफल कब से कब तक का है? तो हम कहेंगे ये वर्षफल 19 जनवरी 2022 से लेकर 19 जनवरी 2023 का वर्षफल है। क्लियर हुई बात? जी सर। एक साल का बन गया 19 जन 2022। तो ये जन्मदिन से जन्मदिन तक चलता है। ठीक है, ठीक है सर। बड़ा आसान नियम है लाल किताब का। आपको अपने जन्मदिन से वर्षफल बनाना है। इसलिए जो लाल किताब के फॉलोअर्स हैं वो लाल किताब एक्सपर्ट के पास जन्मदिन से पहले जा करके अपना वर्षफल तैयार करवाते हैं। वर्षफल बनने के बाद डिसाइड होता है इस वर्ष में कौन सा ग्रह मंदा हुआ, कौन सा अच्छा। मैं इस बात पर आगे जब बढ़ूंगा जब आप में से कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसको कोई नहीं समझ में आया, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर वर्षफल, पहली बात सबसे आसान है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं बनाना आया तो हम एक एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। पर ऐसा मत करना कि हाँ कर लो और वर्षफल ना बनाना है। सर इसका लॉजिक क्या है, इसका मतलब सारणी का? इसका विश्वामित्र जी ये एक ऐसा सिस्टमाइज वर्षफल बना रखा है जो लाल किताब की दशाओं के ऊपर भी आधारित है। उनके अपना एक चक्र होते, 2 चक्र है लाल किताब में, एक 35 सालाना चक्र, एक 36 सालाना चक्र। अब इसमें लाल किताब को ये जो चक्कर वाला सिस्टम है तो दशाओं को अप्लाई नहीं किया जाता। दशाएं है पर उसके बावजूद अप्लाई नहीं किया जाता। तो उसके अंदर से लिया गया ये उम्र का एक हिसाब किताब है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जुड़े हुए हैं क्योंकि लाल किताब में पामिस्ट्री भी जुड़ी हुई है, वास्तु भी जुड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। ये मिक्स टाइप। पर इसमें बजाय ये कैसे बनता है ये बहुत टिपिकल हो जाएगा समझने के लिए, बहुत एडवांस लेवल की बात। मतलब इससे सॉफ्टवेयर में नहीं होता सर, ये सॉफ्टवेयर में भी अवेलेबल है और लाल किताब कोई भी खरीद लो आप, 100 रुपए की भी लाल किताब खरीद लोगे भी उसमें वर्चुअल बनाने की ये सारणी जरूर मिलेगी। हाँ मतलब सारणी इम्पोर्टेंट है ये। सारणी इंपॉर्टेंट है। मैंने वैसे फोटो खींच के आपके ग्रुप में भी भेज दिया, इसका आप प्रिंट निकाल के रख लो। अच्छा दूसरी बात, सबकी सारणी सभी किताबों में सेम मिलेगी। ऐसा नहीं कि मैं जो किताब, और कोई भी बुक खरीद लो गुरुजी किसी इसमें भी पब्लिशर की खरीद। 46, गुरुजी इसमें 46 कहाँ लिखा था, मुझे समझ ही नहीं आया। अच्छा, आप जो मैंने फोटोग्राफ भेजे हैं सारणी के, जो फर्स्ट को छोड़ के सेकंड खोलो आप। एक सेकंड गुरुजी। जी सेकंड खोल लिया। सेकंड में आप राइट हैंड साइड के जो कॉर्नर को देखो जहां पर उम्र और खाना लिखा हुआ है। जी उम्र और खाना निकाला तो उम्र के नीचे देखो आप 25 से लेकर के 48 तक की संख्या लिखी हुई है। गुरुजी यहाँ पे तो 49 लिखा हुआ है। फिर आपने खाना नंबर 3 खोल लिया ना, मतलब तीसरी सारणी खोल ली, खाना नंबर याद आ रहा है। सारणी तीसरी नहीं, दूसरी वाली खोल ली। अच्छा गुरुजी नीचे साइड पे लिखा हुआ है 46। 46 मिल गया ना। अब 46 के हॉरिजेंटली पूरे जी 12 खानों के नंबर लिख रखे हैं कि किस खाने का ग्रह कहाँ पर जा रहा है। जैसे 46 के बाद नंबर 10 लिखा हुआ है, जी जी यानी कि कोई ग्रह यदि पहले भाव में बैठा होता तो 10 में शिफ्ट होता। जैसे कि इनके गायत्री जी के दूसरे भाव में 3 ग्रह बैठे हैं तो वो खाना नंबर 12 में शिफ्ट हो गए। ठीक है गुरुजी, आ गया समझ। समझ में आ गया? वो मुझे बहुत सिंपल है, सारणी नहीं मिल पाई थी मुझे। ठीक है गुरुजी, ठीक है सर। आराम से बना लीजिए अपने अपने उम्र की, अपने अपने हिसाब से वर्षफल बनाइए। सर हाँ वो आपने जो एज निकाली ना 46, वो जो रनिंग एज है वो बता दीजिए एक बार कि जो 2022 से 23 के अंदर जो आएगी वो लेंगे कि जो पहले पड़ेगी वो? नहीं, हम अगले साल का वर्षफल निकाल रहे हैं ना, तो 19 तारीख को 19 जनवरी को इनका जन्मदिन था तो हम जन्मदिन से बना रहे हैं, तो वो 19 जनवरी 2023 तक एप्लीकेबल है।
ये जो वर्चफल बनेगा ये 19 जनवरी 2023 तक एप्लीकेबल है। उस साल में जो एज पढ़ रही है वो। हाँ, ये साल जो रनिंग पीरियड चल रहा है ये इसका वर्चफल है। पर नियम ये है कि जन्मदिन आने से पहले 1 हफ्ता पहले या 1 महीने पहले आप अपना वर्चफल बनवा लो, और आज के बाद किसी से बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही बना लेना बैठ के। गुरुजी इसमें जो उम्र 1 कर नहीं देके रखा हुआ है, सीधे 25 साल से ही चालू होता है क्या ये? नहीं, नंबर 1 से भी चालू होता है। आप देखिए, आप लिस्ट गलत पकड़ रहे हैं शायद। जो सबसे वो पहले अलग से लिस्ट भेजी पिक गई है ना, भेजी हुई है आराम से सबके देखना, साथ। कोई दिक्कत नहीं, सारी मिल जाएंगी, कहीं गड़बड़ नहीं है। मैं समझ गया आपकी प्रॉब्लम, वो लिस्ट गलत पकड़ रहे हो आप। जो फर्स्ट लिस्ट है उसमें 1 से 25 इयर्स तक है, सेकंड नहीं, से फिर 1 उसके से आगे का 24 है गायत्री जी, 1 24 से 24 है। 1 से नेक्स्ट में 25 से 48 है, फिर थर्ड के अंदर 49 से शुरू है। ठीक है। बनाइए, मैं टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, अपना अपना बनाइए वर्चफल इस बार का। गुरुजी एक बात पूछना था। हम लोग जब हमारा जो जनरल जो जन्म कुंडली है उसी में से बनाना पड़ेगा? उसी में से बनाना है। आपकी जो अपनी ओरिजिनल कुंडली है उसके भाव में बैठे हुए ग्रहों को वर्षफल में शिफ्ट करना है। समझ गए गुरुजी। वो इस सारणी के अनुसार करना है कि इस साल में किस भाव में बैठा हुआ कौन सा ग्रह वर्षफल में किस भाव में आके बैठेगा। जैसे गायत्री जी के दूसरे भाव में बैठे हुए 3 ग्रह 12वें में शिफ्ट हो गए। ठीक है, पहले ये बनाना सीख लो, फिर हम प्रेडिक्शन की बात करेंगे कि कैसे हम लाल किताब को चलाते हैं। सर वैसे तो समझ आ गया, बस एक क्वेश्चन था कि अगर कोई 22 साल का है तो जो उसका 23वां साल शुरू हुआ है तो सारणी में हम 23 नंबर की वो पकड़ेंगे। वो तो बिल्कुल 23वें साल का वर्षफल बनाएंगे। 22 तो अगर मैंने कंप्लीट अपना हो गए हैं तो 23वां। हाँ जी जी सर, तो समझ आ गया। हाँ जी, मैंने बना लिया। बना लो। अपना बना रहे हो? नहीं सर, मैंने बना लिया, मैं बेटे का देख ली। ठीक है, बहुत बढ़िया। अपना बना लिया, हाँ जी, बेटे का बना लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। गुरुजी अपना बना लिया। बहुत बढ़िया। बस मेरा मंतव्य इतना है कि आपको समझ आ जाना। गुरुजी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23 दिसंबर जी, 1980। हाँ हाँ हाँ, तो 42 का ही बनेगा ना? सिंपल है। आप कैलकुलेटर से 2022 से 1980 घटा लो। 42 साल कंप्लीट होते हैं कि नहीं ये देखो। कौन से महीने का जन्मदिन बताया आपने? दिसंबर, 23 दिसंबर। 23 दिसंबर। तो जब 23 दिसंबर 2022 को 42वां साल पूरा होगा, यानी नाउ आप इस समय 42वें वर्ष में चल रहे हैं। ये 42वां साल आपका रनिंग पीरियड है। अच्छा, तो तो ये 42वें वर्ष का जो आप वर्षफल बनाओगे वो आपका दिसंबर तक एप्लीकेबल है, आपके जन्म की तारीख तक एप्लीकेबल है। तो मैं 43 का बनाऊं फिर? नहीं, आप चाहे अभी का बना लीजिए, उससे कोई वो नहीं है। मेरे को तो बनाना सिखाना है आपको। चाहे अगले साल का बनाइए, 6 साल का बनाइए, वो मेरा आपकी ईयर एंड मर्जी। में आता है, ईयर एंड में आता है, तो मैं वही सोचती हूँ कि मेरे तो ये साल तो कंप्लीट हो गया। तो मैं 43 का भी बनाऊं? आपकी इच्छा है, चाहे अगले 10 साल तक बना के रखिए। ठीक है, अभी तो प्रैक्टिस 42 पे ही कर लेते हैं। प्रैक्टिस करिए आप। गुरुजी इसमें जैसे कि कोई भी जैसे पहला वाला जो ऊपर 46 का जैसे आप ले रहे हैं इनका, तो जो पहले भाव में जो भी प्लैनेट्स होंगे वो 10वें भाव में शिफ्ट हो जाएंगे। शिफ्ट हो जाएंगे। अब जैसे पहले भाव में कोई ग्रह ही नहीं है तो उसको शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं है। छोड़ देंगे। ठीक है हाँ। गुरु, ठीक। मानसी जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी प्रॉपर। राशि कैसे दिखानी है? नहीं, आवाज नहीं आ रही, मुझ तक नहीं आवाज आ रही है आपकी। बहुत धीरे आवाज आ रही है ना, थोड़ा साउंड में प्रॉब्लम में लगता है आपको। गुरुजी जैसे आपने बताया इसमें राहु केतु एक्सिस पे नहीं आते।
नहीं, जरूरी नहीं है, और इकट्ठे भी आ सकते हैं, तो ये बिल्कुल टेंशन में मत आना। राशि नहीं, ग्रह को सिर्फ भाव से बिठाना है मानसी जी, ठीक है ना, कि कौन से भाव में चलेगा। राशि में नहीं बिठाना, भाव में बिठाना है। जो ये खाना नंबर है तो उसके हिसाब से बिठाना है, राशि को नहीं लेकर के चलना है। मैंने शुरुआत में बताया था कि ये काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चलती है, तो वर्षफल भी काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ही बनेगा। अब हाँ, कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु हैं जो ध्यान देने योग्य हैं, जो वर्षफल बनाने के बाद हमें ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले हमें क्या समझना है, जो पहला भाव है एक महीने के टेन्योर को दिखाता है। हर भाव एक महीने के टेन्योर को दिखाता है, 1 मंथ, यानी उस महीने, किस महीने, अब गायत्री जी का जैसे जन्म का हमने बनाया है, तो यहाँ पर हम आएंगे और देखेंगे कि 19 जनवरी 1977 का इनका जन्म है, तो 19 जनवरी 2022 से लेकर के 19 फरवरी 2022, ये जो एक महीने का टाइम पीरियड रहेगा, इसमें पहले भाव का असर सबसे ज्यादा रहेगा, फर्स्ट हाउस का असर रहेगा। तो फर्स्ट हाउस का असर रहेगा तो फर्स्ट हाउस में बैठने वाला ग्रह भी असर पैदा करेगा, फर्स्ट हाउस को देखने वाला ग्रह भी असर पैदा करेगा, फर्स्ट हाउस से संबंध बनाने वाला भी ग्रह असर करेगा। वो हर फैक्टर जो फर्स्ट हाउस से रिलेटेड है वो अपना असर पैदा करेगा। क्लियर हुई बात? तो अगर हमें ये देखना हो गायत्री जी का 19 जनवरी 2022 से 19 फरवरी 2022 का कैसा समय बीता, या किस ग्रह का इफेक्ट इनके ऊपर सबसे ज्यादा है, तो सिंपल हो गया प्रेडिक्शन। तो हम क्या कहेंगे, राहु ग्रह वहां पर बैठा है और राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो असर किसका होगा, राहु का, राहु का असर पैदा होगा। विश्वामित्र जी ने कहा कि मंगल का असर पैदा होगा, मंगल का भी माना जाएगा, सूर्य का भी माना जाएगा। तो हमें अब इसको कैसे देखना है, हमने देखना है कि राहु तो पहले भाव में मौज ले रहा है, परंतु यहाँ डिस्टर्ब कौन हो गया बैठे बिठाए, मंगल डिस्टर्ब हो गया, और कौन डिस्टर्ब हो गया, सूर्य डिस्टर्ब हो गया, सूर्य हो गया, सूर्य और मंगल डिस्टर्ब हो गए। अभी देखने में डिस्टर्ब लग रहे हैं, तो हमें उसकी जांच पड़ताल भी करनी है, क्या ये वास्तव में डिस्टर्ब हो गए। नियम से तो ये हुआ कि भाई पहले भाव में राहु बैठा, तो राहु खुद में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, पर उसने राहु को डिस्टर्ब कर, सॉरी उसने सूर्य को डिस्टर्ब कर दिया, उसने मंगल को भी डिस्टर्ब कर दिया। और राहु पहले भाव में, ध्यान से समझने वाली बात है, ये देवी का रूप है। राहु की जो देवी है वो माँ सरस्वती है, और राहु के हमेशा 3 रूप माने गए हैं ज्योतिष के अंदर, राहु का सरस्वती रूप, राहु का लक्ष्मी रूप, और राहु का काली रूप। काली रूप इंसान को शक्ति संपन्न बनाता है पर तामसिकता की तरफ लेके जाता है। लक्ष्मी रूप, जो लोग शेयर मार्केट्स में बहुत ऊपर जंप करते हैं, जो बहुत फ्लक्चुएशंस वाले बिजनेस के अंदर बहुत राइज करते हैं, जो भी अनप्रडिक्टेबल बिजनेस में राइज करते हैं, लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट, कमोडिटी, इन सब में गेन करते हैं, तथा जो अचानक से बहुत बड़ा जंप ले जाते हैं जैसे कि पॉलिटिक्स हो गया, ये राजनीति के हो लक्ष्मीवान रूप, लक्ष्मी देने वाले, क्योंकि राहु की एक आदत है कि वो कभी लिमिट नहीं रखता, उसकी कोई लिमिट नहीं, वो लिमिटलेस, वो कोई सीमाओं में बांध करके इंसान को नहीं रखता। जब वो पैसा देने पे आएगा आपको,
तो फिर वो 10 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, बस ये एक फिगर रह जाएंगे कि अब की बार 1000 करोड़ का आदमी हो गया, 20,000 करोड़ का हो गया, 30,000 करोड़ का हो गया। जस्ट एक ये फिगर्स लोग ही कैलकुलेट करेंगे, पर वो लिमिट नहीं छोड़, लिमिट में बांधता नहीं है। इसी प्रकार एक रूप है जो उसका सौम्य रूप है, जो सरस्वती रूप है। सरस्वती रूप में राहु कूटनीतिज्ञ बन जाता है और बहुत ही बढ़िया प्लानिंग बनाने वाला, स्ट्रेटजी बनाने वाला बन जाता है। अब राहु वाले चैप्टर को याद करो कि राहु किसके ऊपर डिपेंड करता है। राहु किसके ऊपर डिपेंड करता है, बताइए आप लोग, थोड़ा थोड़ा याद। बुध के ऊपर। बुध के ऊपर, वेरी गुड। यानी कि राहु ने सूर्य को डिस्टर्ब किया, मंगल को डिस्टर्ब किया, पर हम क्या कह रहे हैं कि अगर बुध अच्छा तो राहु चाह कर के भी नुकसान नहीं करेगा। अगर बुध गड़बड़ तो राहु आजाद हो जाएगा कुछ भी गड़बड़ करने के लिए। सिंपल बात है, राहु को आजादी मिल गई। जब राहु को आजादी मिलेगी तो वो उतना ही ज्यादा डिस्टर्ब सूर्य को करेगा, वो उतना ही ज्यादा डिस्टर्ब मंगल को करेगा। आप पॉइंट समझे? अगर राहु को आजादी नहीं मिलती तो ना वो सूर्य को डिस्टर्ब कर पाता, ना ही वो मंगल को डिस्टर्ब कर पाता, बेशक वो फर्स्ट हाउस में बैठा हो। लाल किताब को देखने का तरीका समझ रहे हो ना? बहुत सिंपल है। तो जो ग्रह जिस पे डिपेंड है आपने वो देखना। अब यहाँ बुध कहाँ चला गया? 12वें भाव में। देखो देखो बुध कहाँ चला गया वर्षफल में? 12वें। अब 12वें में कैसा होता है बताने की जरूरत नहीं, मंदा, नीच राशि का। सिंपल बोलो ना, नीच है। 12वें में बुध नीच राशि का बैठ गया, और 12वें में जब बुध नीच का बैठेगा तो राहु कैसा हो जाएगा? आजाद हो जाएगा। आजाद हो गया ये तो, और ये अब चंडाल रूप हो जाता है। अब राहु जब भी नेगेटिव करेगा दिमाग के ऊपर तो दिमाग की धुआं निकल, लाल किताब इसको कहते हैं दिमाग की धुआं कर देने वाला। धुआं आदमी का कैसे निकलता है कि आदमी बहुत ज्यादा विचारों में खोया रहता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाली सिचुएशंस पैदा हो जाती है, एंड बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आके खड़ा हो जाता है। कभी मन करता है ये कर लूं, कभी मन करता है वो करूं, कभी मन कुछ करता है। मानसिकता के ऊपर नेगेटिव असर पैदा। क्लियर बात? क्योंकि बुध आजाद है, नहीं सॉरी, बुध कमजोर है। बुध कमजोर है तो राहु आजाद है। अब राहु है तो दिमागी घोड़ों को दौड़ाएगा, और वो घोड़े कैसे होंगे? खोखले होंगे, खोखले होंगे। और लाल किताब राहु को कहां से रिलेट करती है? हाथी के साथ। किसके साथ रिलेट करती है? हाथी के साथ। अब ऐसा व्यक्ति आपके सामने अगर आ जाए तो आपने क्या कहना है? पहली बात तो हाथी का चित्र अपने घर में नहीं लगाना। हाथी का कोई खिलौना घर में है तो घर से बाहर निकाल दो, हाथी से बच के रहो, क्योंकि हाथी की पूंछ बर्बादी कर देती है। ये हाथी कौन और हाथी की पूंछ कौन, इसको समझना होगा। हाथी की पूंछ होती केतु, और जब भी हाथी अटैक करने की सिचुएशन में आता है, ध्यान रखिए, जब भी हाथी अटैक करने की सिचुएशन में आता है उसकी पूंछ ऐसे घूम जाती है। हाथी की पूंछ छोटी होती है, पर जब वो अटैक करने की पोजीशन में आता है ना, भागता है किसी को मारने के लिए, तो उसकी पूंछ ऐसे राउंड घूम जाती है, पकड़ जाती है पूंछ, और वो गुस्से में ऐसे पूंछ से वार कर, पूंछ मार। इसका तात्पर्य क्या हुआ? अब हमने लाल किताब में समझना है, राहु खराब तो केतु ऑटोमेटिक खराब, राहु खराब तो केतु ऑटोमेटिक खराब। केतु उनका तीसरे भाव में बैठा हुआ है। अब केतु तीसरे, अब कहीं बैठा हो, राहु ने खराबी दी तो केतु भी खराब असर देगा। जनवरी और मार्च दोनों खराब हो गए मतलब है जी सर? जनवरी और मार्च दोनों खराब हो गए। हाँ, जनवरी और फरवरी, अभी 19 जनवरी से 19 फरवरी फर्स्ट हाउस हम देख रहे हैं। हाँ, वो बाद में देखेंगे हम
और अभी पहले महीने में ही अगर हम देखें तो केवल हमने ये देख के नहीं छोड़ देना कि सिर्फ राहु का असर है, हमने ये भी देखना है कि राहु के साथ जुड़ा हुआ केतु है, राहु केतु वेल कनेक्टेड है। तो राहु अगर अच्छा होगा केतु ऑटोमेटिक अच्छा होगा, केतु बेकार हो जाएगा राहु बेकार। मतलब दोनों में से कोई भी बिगड़ेगा, दोनों एक साथ बिगड़ेंगे, कभी एक नहीं बिगड़ता, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो केतु कहीं बैठा हो तो वो भी खराब रिजल्ट देगा उस महीने। तो यहाँ अब इस महीने क्या खराब रिजल्ट दे रहा है, बुध ने भी खराब रिजल्ट दे देने हैं, राहु ने भी खराब रिजल्ट दे देने हैं और केतु ने भी दे देने हैं। अब केतु कौन है, केतु तो तीसरे भाव है। अब केतु भाव में तीसरे भाव पर असर क्या होगा, भाई बहनों का असर होगा, छोटे भाई बहन के असर होगा, उनके भी हालात खराब कर सकता है, उनकी हेल्थ खराब कर सकता है, उनको मेंटल स्ट्रेस दे सकता है, उनके जीवन में मुसीबतें ला सकता है। पर उनके जीवन में मुसीबतें किससे रिलेटेड आएंगी, केतु से रिलेटेड आएगी। और केतु क्या है, उनकी औलाद, यानी वो अपनी औलाद को लेकर के, औलाद की बातों को लेकर के परेशान हो सकते हैं। तो प्रेडिक्शन अगर हम करेंगे तो पहले महीने क्या करेंगे भाई, पहली बात तो राहु आपको मानसिक रूप से बहुत तंग करेगा, कंफ्यूज करेगा, दिक्कत में डालेगा। छोटे भाई बहन के साथ भी मामला गड़बड़ा सकता है। और केतु क्या क्या चीजें, उन सब चीजों को आप केतु की चीजों को रिलेट करके आप प्रेडिक्शन कर सकते हो कि कुत्तों से सावधान रहना होगा आपको, डॉग बाइट्स का खतरा रहता है, आपके पाँव में दर्द की शिकायत, घुटने से नीचे आपके पेन की शिकायत हो सकती है, पाँव में दर्द की शिकायत हो सकती है। आप ये बात आप जनवरी में भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और जब अब मार्च और अप्रैल में तीसरा भाव आएगा उस समय भी आप ये बात प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मार्च अप्रैल में भी पाँव से रिलेटेड तकलीफ, घुटने के नीचे पेन की शिकायत, एनर्जी का ड्रेन हो जाना, गुस्सा बहुत आना, धार्मिक कार्यों में रुचि का ना होना, ये सब चीजें आप बोलते जाइए और वो चीजें होती जाएंगी। ऐसे प्रेडिक्ट करना। और भाई वही वाली बात है, ज्योतिष कनेक्ट करने का मामला है। आप जितनी नॉलेज को ग्रह के साथ जोड़ोगे उतना ज्यादा विस्तार से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। सिंपल सी बात है, एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब अगर हम यहीं पर रुक जाते हैं और हम कहते हैं कि भाई देखो, गायत्री जी कहते हैं कि देखो भाई ये राहु वाली समस्या तो मेरे साथ जो है फिर आगे भी चलेगी, क्योंकि राहु ने तो असर पैदा करना है इस साल में। वर्षफल में राहु अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि जब बुध अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा तो राहु तो अच्छा असर नहीं देगा। तो हमें राहु की रेमेडी करनी है, और राहु की रेमेडी करने से पहले हमें सबसे पहले इलाज किसका करना है बताइए आप लोग? बुध का। वेरी गुड, आप सही ट्रैक पे चल रहे हो। बस ऐसे ही पकड़े रखना राहु अपने लाल किताब में। जब भी आपको राहु को बांधना हो, राहु की शरारतें बंद करनी हो, तो आपको बुध को कंट्रोल करना होगा। गुरुजी यहाँ पर हम है ना जैसे वर्ष फल में इनके बुध के साथ में मून भी है और एक और प्लैनेट भी है, तो हम कंजंक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे? कंजक्शन को इंडिपेंडेंटली वो स्टडी किया जाएगा जब 12वें भाव का नंबर आएगा। पर अभी हम राहु की स्टडी कर रहे हैं, तो राहु के लिए इम्पोर्टेंट बुध ग्रह है। बुध क्यों है? तो हम सिर्फ राहु हमारा की स्टडी करने के लिए बुध सिर्फ क्यों हम है? बुध की स्थिति पे कंसंट्रेट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो सिंपल सी बात है, राहु क्या करता है? राहु दिमाग खराब करता है। दिमाग आदमी का कितना खराब होगा, जितना बुध खराब होगा उतना जल्दी दिमाग खराब होगा। सिंपल लॉजिक है। बुध से बुद्धि देखी जाती है, बुध से हमारी नसें देखी जाती है, हमारी वेन्स देखी जाती है। चाहे सर में दर्द हो, चाहे पाँव में दर्द हो, चाहे शरीर में दर्द हो, कहीं ना कहीं वेन्स की कमजोरी उसके पीछे जिम्मेवार हो। दांतों की प्रॉब्लम जिम्मेवार होती है बुध ग्रह के, आंतों की प्रॉब्लम बुध के जिम्मेवार होती है। तो हम ये सारी प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि पेट से रिलेटेड तकलीफें आ सकती हैं, दांतों से रिलेटेड तकलीफें आ सकती है आपको। तो हमें क्या करना है? बुध का इलाज करना है सबसे पहले। तो फर्स्ट रेमेडी बुध की होनी चाहिए। अब बुध की कैसे रेमेडी करेंगे? 12वें भाव में बैठा है, तो जैसे ही 12वां भाव दिमाग में आए तो हमें दिमाग में आना चाहिए कि 12वां भाव जमीन है, 12वें भाव में जमीन बृहस्पति की, कब्जा राहु का। राहु का पॉइंट समझ गए? कब्जा
राहु का है, राहु। जमीन बृहस्पति की है। अब क्या रेमेडी होनी चाहिए? यहाँ राहु भी इन्वॉल्व है, यहाँ जुपिटर भी इन्वॉल्व है, और आपने बुध ग्रह की रेमेडी करनी है। बुध को बहा देंगे सर 1 साल के लिए, बुध में जल प्रवाह कर देंगे हैं। एक साल तो के लिए क्या धक्का लगा देंगे। 12वें भाव को में मतलब जल प्रवाह करना उचित रहेगा? डिस्कशन कीजिए ताकि हम एक विचार विमर्श करते। सर खर्चे कम हो जाएंगे और जुपिटर भी थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, भाग्य में कमी कर देंगे। नहीं, क्या रेमेडी क्या होनी चाहिए? एक तो रेमेडी देखो, बुध की रेमेडी क्या है कि आप मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में दबा देना चाहिए, बुध की चीजों को लेकर के जल प्रवाह कर दो। एक तो ये रेमेडी हो सकती है। दूसरी बुध की रेमेडी क्या हो सकती है कि साबुत हरे मूंग लो और उसको किसी मंदिर में दान दे दो। एक रेमेडी ये हो सकती है कि बुध की चीजों को लो और उनको दबा दो। एक रेमेडी ये हो सकती है कि बुध की चीजों को लो, हरी चूड़ियां हैं, हरे कपड़े हैं, साबुत हरे मूंग की दाल है, हरे रंग का फल है, कोई भी और भी एक्स्ट्रा चीजें जो हरे रंग की हो सकती है उनको लो और हिजड़ों को दान कर दो। तो रेमेडीज बहुत सारी बन सकती हैं। और बुध की क्या रेमेडी हो सकती है? माँ दुर्गा की उपासना बुध की रेमेडी हो सकती है। छोटी कन्याओं का पूजन बुध की रेमेडी हो सकती है। और 12वें भाव में कौन सी रेमेडी है, ये हमने अब इसको समझना है। जो भी ग्रह है सर, साथ में जुपिटर की स्थिति भी देखेंगे, कहीं वो मालूम पड़ा पहला भाव सुधारने के चक्कर में 9वां भाव खराब कर दिया आपने। ये भी देखेंगे। नहीं, पर ब्राह्मण को दिया जा सकता है बृहस्पति की जमीन के कारण। इधर कुंडली में बृहस्पति कहाँ बैठा है वो भी देख लेंगे। अब नियम समझ लीजिए। जरूर। दूसरा भाव मंदिर है और दूसरे भाव में, उस मंदिर में जो भी दूसरे भाव में ग्रह बैठता है वो वहां का पुजारी समझ लो, रक्षक समझ लो, या चौकीदार समझ लो, कुछ भी समझ लो। अब हमने मंदिर में देने से पहले ध्यान में रखना चाहिए जिस ग्रह का दान हम दे रहे हैं वो उस ग्रह का दुश्मन नहीं होना चाहिए। सेकंड हाउस में जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति का शनि ग्रह सेकंड में बैठा हुआ है तो मैं सूर्य का दान नहीं देना। हाँ मंजू जी, मैं अभी किसी के साथ हूँ, मैंने आपका वो देख लिया है, मैं कल बात करता हूँ। ठीक है, तो शनि ग्रह मान लो सेकंड हाउस में किसी का बैठा है, अब वो सूर्य की अगर वस्तु को उठा करके मंदिर में देने जाएगा तो शनि उस सूर्य की चीज को अपने पास रख लेगा, भगवान तक नहीं पहुंचने देगा, यानी कि आपका उपाय फेल हो गया। ये नियम आपने आगे तक याद रखना है। क्लियर हुई बात? तो अब यहाँ देखिए, कोई सेकंड हाउस में बैठा है, सूर्य बैठा, सूर्य बैठा है। तो सूर्य की चीज अगर हम बुध का दान, तो बुध सूर्य का मित्र है कि दुश्मन है? मित्र। तो बुध का सामान हम सूर्य के पास सुरक्षित दे सकते हैं, वो हमारा दान आगे तक पहुंचा देगा। सूर्य के अलावा कोई और तो नहीं बैठा सेकंड हाउस में? मैं नहीं देख रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं? नहीं देख। तो यानी कि आप उस दान को, बुध के दान को मंदिर में पहुंचा सकते हैं। और मंदिर बृहस्पति का भी वो होता है? बोलिए, कुछ बोल रहा था सर। यहाँ सेकंड हाउस हमने इसलिए इन्वॉल्व किया कि मार्स पहले उधर बैठा, मरकरी बुध पहले उधर बैठा हुआ था। हम तो मरकरी की रेमेडी कर रहे हैं। अब रेमेडी के हमारे पास कई तरीका है। अच्छा, सुनिए तो सही गायत्री जी, हमारे पास एक तरीका है कि हम मंदिर में जाके सामान दे आए, जो हमारे लिए सबसे इजी होता है कि चुपचाप जाए मंदिर में जाएं और अपने दे आए, किसी को चक्कर ही टेंशन ही खत्म। एक तरीका ये होता है कि अगर हमारे पास जल प्रवाह करने का साधन है, अब जल प्रवाह कब करेंगे? जब संबंध किसी भी प्रकार से चौथे भाव से हो जाए, या जल तत्व वाले से हो जाए, या वो ग्रह हमें बहुत ज्यादा खराब कर रहा है। अब देखा जाए तो बुध ग्रह की चीजों को आप जल प्रवाह भी कर सकते हो, क्योंकि लाल किताब के नियम के अनुसार तो बुध नीच राशि में चला गया हमारा, और नीच के ग्रह का दान भी कर सकते हो, उसको जल प्रवाह भी कर सकते हो। पर जब आपको दान करना पड़ेगा तो हर हफ्ते करना पड़ेगा, या
लगातार 42 दिन 43 दिन लगातार करना पड़ेगा। गुरुजी इसमें जैसे कोई भी अब प्लेनेट कैसे, इनकी नींव एक का मिनट रुक जाओ, पूरी एक तरह बात सुन लो पूरी ना कर, आप, सुन लो। एक मिनट पूरी बात कर लेता हूँ। हम्म, अब 12वें भाव में है तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, हर भाव का 100 ग्राम ले लो या हर भाव का 1 किलो ले लो। अब एक आदमी कहता है मेरी पोजीशन तो बहुत ही स्ट्रांग है, मैं तो अमीर आदमी हूँ, तो उसको आप ये भी कह सकते हो, क्योंकि बुध कहाँ बैठा है 12वें भाव में, तो आप ये भी कह सकते हो कि 12 किलो साबुत मूंग की दाल रोज मंदिर में दे के आओ। बंदा कहता है जी नहीं मेरे बस की बात नहीं है, तो भाई 1200 ग्राम रोज जो है तो जा करके दान दे के आ सकता है। वो क्वांटिटी आप ग्रह को भाव के अनुसार भी डिसाइड कर सकते हो। इतना प्यारा सूत्र बता दिया आपको क्वांटिटी को काउंट करने का। तो 1200 ग्राम की क्वांटिटी लेकर के अगर वो रोज साबुत हरे मूंग की दाल मंदिर में लगातार 43 डेज तक देता है या देती है, तो उसका राहु शांत होगा, बुध ठीक होगा, राहु का इफेक्ट नहीं होगा। नहीं, राहु मन से चिड़चिड़ापन बहुत पैदा करेगा, परिवारजनों में आपस में लड़ाई झगड़ा विवाद, किसी ना किसी चीज को अनडिसाइसिवनेस पे लेकर के जाएगा। तो वो हाँ कुछ कह रहे हैं गायत्री जी? नहीं सर, क्लियर हो गया, क्योंकि सेकंड हाउस हमने इसलिए कनेक्ट किया क्योंकि सेकंड हाउस मंदिर है, और अगर मंदिर में दान देना है तो पहले देखना है मंदिर के घर में कोई शत्रु दुश्मन ग्रह ना बैठा हो। ठीक है सर, दुश्मन ग्रह ना बैठा हो, वो चीज हमने ध्यान में रखनी है ना, कि कल को ऐसा ना हो कि शनि ग्रह बैठा है तो मंगल का दान पहुंचा दो या सूर्य का दान पहुंचा दो, वो उस तरीके से हमने देखना है। मान लो सेकंड में किसी का बृहस्पति बैठा है, तो आप सूर्य का, चंद्र का, मंगल का दान जितना पहुंचाओगे मंदिर में उतना जल्दी इफेक्ट आएगा आपके, यानी कि वो रेमेडी बहुत फास्ट काम करना शुरू कर देती है। सिंपल सी बात है। चौथे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव में बैठे हुए ग्रहों को जल प्रवाह करने से बहुत जल्दी भी फायदा मिल जाता है। जनवरी से फरवरी तक है। अब मैं एक टेक्निक हमेशा खुद यूज करता हूं जो कि किताब में तो नहीं लिखी हुई, कि ये नंबर 4, नंबर 8 और नंबर 12 की राशियों में भी कोई ग्रह बैठा हो, यानी हमारी जो मेन कुंडली के हिसाब से, तो भी मैं उनकी चीजों को जल प्रवाह करवा देता हूं अगर मुझे लगता है ये ग्रह परेशान कर रहा है। D1 का सर है जी, D1 का, D9 का तो कंसेप्ट ही नहीं है। मतलब हाँ, मतलब जन्म कुंडली का वर्षफल की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा भाव मंदिर है तो नवा भाव क्या है? नवा भाव जो है तीर्थ स्थान है शिवांगी जी, तीर्थ स्थान। तीर्थ होता है जैसे आप हरिद्वार चले गए, वृंदावन चले गए, पुरी चले गए, या किसी ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर ली आपने, या तिरुपति बालाजी चले गए, ये सब तीर्थ स्थान है। तो पंडित तो ये जैसे कि नवे भाव में यदि किसी के इसी तरीके से आ जाते हैं प्लैनेट्स, तो उसका भी हमको दान करना चाहिए या तीर्थ स्थल होकर आना चाहिए? वो सिचुएशन के अनुसार देखना है ना। नवा भाव आपका प्रश्न था कि क्या है, नवा भाव तीर्थ स्थान है, यानी कि तीर्थ स्थान पर जाकर के जो आप पाठ पूजा करते हैं, तीर्थ स्थान पर जाकर के जो दान पुण्य करते हैं, वो एक प्रकार से आप नवम भाव में बैठ करके सारे क्रियाकलाप कर रहे हैं। इसलिए तो कहते हैं जब भी तीर्थ स्थान पे जाओ शुद्धि के साथ जाना चाहिए, उल्टे सीधे काम नहीं करने चाहिए, और बड़े ही अच्छे ढंग से पाठ पूजा के मन से जाना चाहिए, और वहां पर शुभ कार्यों को, पुण्य कार्यों को जन्म देना चाहिए, तो जिससे नवम भाव के इफेक्ट बढ़ जाते हैं। और नवम भाव का जब इफेक्ट बढ़ता है तो आपके गुरुदेव बृहस्पति की का इलाज ऑटोमेटिक होता है। जब भी आप तीर्थ स्थान पे जाते हो तो गुरुदेव बृहस्पति की रेमेडी हो रही है। और अगर कोई तीर्थ स्थान ऐसा है जहां पर नदी है, तो वो नदी जितनी भी है वो चंद्र रूप है, वो चंद्रमा का रूप है। अगर आप स्नान करते हो या कोई भी कार्य करते हो तो वहां पे चंद्रमा भी आपने साथ में मिक्स कर लिया। आप ध्यान दीजिए, मैंने एक बात कही, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु आपको बताया था, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं। इनमें से कोई भी ग्रह खराब हो इन चारों में से
तो आप बाकी 3 को मिला करके उससे मिलाने की कोशिश करें, उसको सारे मिलके वो ग्रह मदद देने लग जाएंगे। उसी रेमेडीज में एक रेमेडी थी कि 3 धातु का छल्ला लो, सोना चांदी तांबा, और उसको मिला लो और उसको एक सिंगल मतलब बिना जोड़ वाला मतलब एक सिंपल छल्ला वो पहन लो, तो वो आपने 3 ग्रहों को एक साथ मिला दिया और उसकी मदद पहुंचाने का काम किया। तो ये एक रेमेडी बताई थी मैंने, खास करके मंगल बद वाले केस में भी आपको बताई थी, बहुत सारे केसेस में आपको ये रेमेडी बताई थी, ये आपको बहुत हेल्प करती है। तो आपने उन ग्रहों को मदद पहुंचानी है, उन ग्रहों की ताकत बढ़ानी है। जैसे मंगल को ताकत पहुंचाने के लिए आप सूर्य की मदद लीजिए, चंद्रमा की मदद लीजिए, गुरु की मदद लीजिए। मदद लेने का मतलब क्या है, ये कोई कंफ्यूजन मत रखिए, सिंपल उनकी रेमेडी शुरू कर दी। अगर आपने गुरु की रेमेडी शुरू कर दी, चंद्रमा की रेमेडी शुरू कर दी और सूर्य की रेमेडी शुरू कर दी, तो मंगल ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। और मंगल डिपेंड किस पे करता है? मंगल बुध और केतु पे डिपेंड करता है। मैंने आपको याद जरूर रखना, हर एक का याद कर लो कि कौन किस पे डिपेंड है, कि मंगल किस पे डिपेंड करता है, बुध और केतु पे। बुध केतु अगर अच्छी जगह बैठे होंगे तो मंगल ऑटोमेटिक अच्छा होगा। अगर बुध और केतु गड़बड़ बैठ गए, अब जैसे अभी गायत्री जी वाला केस है, हम इसी की बात कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता मंगल कहाँ बैठा, मंगल कहीं भी बैठा हो इस केस में, क्योंकि बुध नीच राशि में चला गया और केतु गड़बड़ हो गया तीसरे में जाकर के, तो क्या हुआ, मंगल ऑटोमेटिक नाराज हो गया। अगर मंगल ऑटोमेटिक नाराज होगा तो क्या करवाएगा, ये परिवार में झगड़ा कराएगा। हर व्यक्ति का मन जो है बड़ा खराब सा रहेगा, क्योंकि वर्ष फल में मंगल खराब चल रहा है। अब ऐसे में मंगल की रेमेडी के लिए आप इन 3 बाकी ग्रहों की मदद भी ले सकते, तो उससे भी फायदा होने लग जाएगा। तो पहले क्या करना चाहिए, इन रेमेडीज के मामले में बहुत सारी रेमेडीज हो जाती हैं, तो आप सबसे पहले लिखना शुरू कर दे एक रेमेडी, फिर उनमें कॉमन फैक्टर निकालिए कि हमने ठीक सबसे जल्दी क्या करना है। और 2 ग्रह बड़े इंपॉर्टेंट है, इस सूत्र को याद रखिए लाल किताब में। यदि आपने बुध ग्रह को और गुरु ग्रह को ठीक कर लिया तो बाकी सब ग्रह ठीक। फिर रिपीट कर रहा हूं, बुध ग्रह को गुरु ग्रह को 2 को ठीक कर दिया तो बाकी सब ग्रह ठीक हो। मैं आपको लाल किताब की मलाई निकाल करके दे रहा हूं, जो लोग लंबे लंबे प्रवचन के बाद भी नहीं बताएंगे, मैं आपको नट सेल में सूत्र दे, तो और इससे बढ़ के कोई बात नहीं। 2 ग्रह को अगर आपने पकड़ लिया, क्योंकि गुरु ठीक हो जाएगा तो केतु ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। यस समझ लो ना, केतु का तो संबंध गुरु से, वो ठीक हो जाएगा तो गुरु ठीक, तो केतु ऑटोमेटिक ठीक, वो अच्छा सब देने लग जाएगा। और गुरु को ठीक करने के लिए सबसे आसान उपाय ये है, किसी भी धर्म स्थान में जाना शुरू। दिक्कत ज्यादा लग रही है, अगर आपको लक्षण ज्यादा मिल रहे हैं, घर परिवार में तनाव ज्यादा है, पैसे की हानियां हो रही है, लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो रहा है, बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं, तो भैया नंगे पांव जाना शुरू करो मंदिर में। तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या है कि अपने घर के आसपास का ऐसा मंदिर देख लीजिए पास में, बस अपने चप्पलें घर में निकाल के जाइए और अपने नंगे पांव चलिए। नंगे पांव जा कर के मंदिर में मत्था टेकने से आपका गुरु एकदम से शांत हो जाता है, क्योंकि वहां पे शनि भी आपको ये आशीर्वाद देता है। ये ध्यान रखना, मैंने नंगे पांव क्यों कहा। लाल किताब में नंगे पांव चल करके धर्म स्थान पर यात्रा करने से या धर्म स्थान में दर्शन करने से शनि ग्रह शांत हो जाते हैं, शनि ग्रह शुभ हो जाते हैं। तो शनि ग्रह का क्या काम है, मेटेरियलिस्टिक चीजों का काम है। नौकरी व्यापार में दिक्कत आ रही हो, नौकरी रोजगार में दिक्कत आ रही हो, तो इसका मतलब शनि भी गड़बड़ हो रहा है, तो शनि ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। जब शनि ठीक होगा, गुरु ठीक होगा, ये 2 ग्रह मिल करके बाकी चीजों को ठीक करना, धीरे धीरे ठीक करना शुरू। हाँ जी बहन जी बताइए, आपने हैंड रेज किया है जी। तो जो राहु का इफेक्ट है, ये 1 महीने तक रहेगा या बाद में कम हो जाएगा? हाँ, 1 महीने तक ज्यादा रहेगा, असर पूरे साल भर रहेगा, पर सबसे ज्यादा असर उस महीने में रहेगा। बाकी में असर रहेगा पर बहुत कम रहेगा। जैसे जहां राहु की कोई दृष्टि संबंध नहीं जाएगा, जैसे चौथी दृष्टि राहु की नहीं मानी लाल किताब में, तो चौथे भाव पे नहीं पड़ेगा। जब चौथे महीने का जो महीना आएगा चौथे भाव का, तो ये कैसे चलेगा,
जनवरी से फरवरी पहला भाव, फरवरी से मार्च दूसरा भाव, मार्च से अप्रैल तीसरा भाव, अप्रैल से मई चौथा भाव। ऐसे आप लिखते चले जाओ और 12 तक लिख लो, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या है। क्लियर हुई बात? गुरुजी यहाँ पे जैसे आपने बुध महीने पे जो भाव में आपका नंबर आ रहा है उसमें बैठा हुआ ग्रह, उस पर दृष्टि देने वाला ग्रह सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा उस महीने, विशेष करके ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट। तो उसी टाइम रेमेडीज करनी चाहिए। उस समय तो रेमेडी जरूर से जरूर कर देनी चाहिए। जी मंजीत जी। गुरुजी एक छोटा सा डाउट, मतलब सॉरी सुनी सुनाई बात है, बट क्योंकि चल रहा है नहीं, तो मैं बोलिए पूछ बोलिए, रहा हूँ। खुल के बोलिए, जब भी तो समझ में गुरु आएगा। जी ऐसा कहते हैं कि अगर आपका लाल किताब के हिसाब से अगर आपका गुरु अच्छा नहीं है तो आपको ज्यादा रिलीजियस एक्टिविटीज में नहीं जाना चाहिए, आपको मंदिर ज्यादा नहीं जाना चाहिए, मंदिर के अंदर जाके दिया नहीं जलाना चाहिए, बाहर से ही प्रणाम करके आना चाहिए, ऐसा मैं सुना है। मैं बताता हूँ। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें लॉजिकली समझना होगा। गुरु जिनका अच्छा होता है, गुरु जिनका अच्छा होता है उनके दिमाग में मंदिर होता है, उनके दिल में तीर्थ स्थान होता है। समझना बात को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। गुरु जिनका अच्छा होता है, दिमाग में उनके मंदिर होता है और दिल उनका तीर्थ स्थान होता है। दिमाग वो अच्छा जिसमें अच्छे विचार आए। और हम मंदिर में क्या काम करते हैं? हम भरसक प्रयास करते हैं कोई गलत चीज मंदिर में नहीं जानी चाहिए। हम वहां पे सबसे ज्यादा साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, हम वहां पर कूड़ा नहीं खिलाते, और हमें लगता है कि मंदिर में गड़बड़ करेंगे तो पाप लग जाए। इसी प्रकार से हमारा मस्तिष्क होता है, अगर हम उसमें गलत विचार ले आएंगे तो पाप का काम होगा। ये है बृहस्पति के अच्छे होने की बात। जिनका बृहस्पति अच्छा है वो मंदिर ना जाएं, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि दिमाग में मंदिर है। जहां बैठते हैं वही शुद्ध है, जहां पर बोलना शुरू कर देंगे वही बृहस्पति है। किसे जाना चाहिए? जिनका खराब है वही जाके तो सुधारने के लिए जाएगा। वहां पर हम वाइब्रेशंस लेने ही तो जाएंगे। बृहस्पति जिसका अच्छा होगा, जिस स्थान पर भी वो बैठ जाएगा, लोग उसके पास आएंगे उसको दर्शन करने। बृहस्पति की महत्ता समझिए। गुरु लोगों के पास नहीं जाता, लोग गुरु के पास आते। जी जी समझ रहे बात को? और अगर राजा बुलाएगा तो राजा के बुलाने पर वो जाएगा जरूर, पर वो राजा से ऊंचा स्थान उसको दिया जाएगा, क्योंकि गुरु का स्थान सर्वोत्तम है, उच्चतम है। समझ रहे बात को? तो आपने ये नहीं समझना जब कि भाई गुरु जिनका अच्छा हो गया तो क्या, जिनका गुरु किसी भी रूप से पीड़ित हुआ है वो ही मंदिर में जाएगा। जिसका गुरु अच्छा, उसको मंदिर में जाने की फीलिंग ही नहीं आएगी। वो भीड़ भाड़ में नहीं जाना यार, मैं करना क्या। सही बात। जहां बोलना शुरू कर देगा वहीं मंदिर जैसे विचार आने शुरू हो जाएंगे। उसके पास बैठ के देखो आप, उसके वाइब्रेशन मंदिर जैसे होंगे। तो लाल किताब क्या कह रही है? जिसका गुरु गड़बड़ है उसको मंदिर भेज दो। क्यों भेज दो? क्योंकि वहां पे उसकी बुद्धि शुद्ध होगी, उसके जो विचार होंगे वो बदल जाएंगे। तीर्थ स्थान पे भेज दो। तीर्थ स्थान क्यों भेज दो भाई? तीर्थ स्थान ये हमारे कदमों को शुद्ध करता है। हमारे जो स्टेप्स होते हैं, जो हम चलते हैं, तीर्थ यात्रा जो करते हैं, तीर्थ यात्रा जुड़ी हुई है। देखो आप, मंदिर के साथ यात्रा नहीं जुड़ी हुई। हम कहते हैं मंदिर गए, दर्शन किए, और तीर्थ में जाके नहीं कहते तीर्थ दर्शन किए, हम कहते हैं हमने तीर्थ यात्रा की। यात्रा की इंपॉर्टेंस है, कदमों की यह इंपॉर्टेंस है। और कदम क्या है हमारे लाल किताब में? केतु। पांव क्या है हमारे? केतु। केतु याद है ना, मैंने करा ना, आपके पांव आपके केतु हैं। और केतु
मोक्ष कारक है। केतु आपके अंदर की अच्छी सोच है। अपनी सोच को डेवलप करने के लिए तीर्थ यात्रा बहुत जरूरी है। अब एक चीज मैं बताता हूँ, कोई व्यक्ति कहता है मेरा सारे काम बिगड़ गए हैं, मेरे काम कुछ काम नहीं बन रहे, मैं जो है समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं, तो पहले क्या करो, तीर्थ की यात्रा करने का, उनको तीर्थ पे भेजो, और तीर्थ पे भेजो टिपिकल तीर्थ यात्रा, इजी वाली नहीं, हेलीकॉप्टर वाली यात्रा नहीं, कदम से चलने वाली यात्रा। उसको कहो वृंदावन में जाके परिक्रमा कर ले, 84 कोस की परिक्रमा कर ले, नहीं तो किसी शनि के मंदिर के तीर्थ स्थान की या परिक्रमा कर ले। उसको ऐसी यात्राएं बताओ, आप देखना ही विल गेन ए न्यू एनर्जी। वो एक नए प्लान के साथ वापस आएगा, डेफिनेटली एक नए प्लान के साथ, क्योंकि आप उसके केतु को सुधार रहे हो, और केतु उसके अंदर एक नया विचार पैदा करेगा, एक अच्छे विचार पैदा करेगा जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। तो जीवन में जब आपको आगे बढ़ना हो तो आपने तीर्थ यात्रा, तीर्थ यात्राएं आपको आपकी नेगेटिव एनर्जी को बदल देती और पूरे शरीर की नेगेटिव एनर्जी को बदलती हैं। अब ध्यान से समझना, तीर्थ पर जब आप यात्रा करते हो तो क्या होगा, सांस चढ़ेगी। आप वैष्णो देवी जाते हो ना, हाँ, स्वाति जी चक्कर काट के आए थे, बच गए हैं, तो श्वास चढ़ जाती है। श्वास क्या है लाल किताब में, श्वास है आपका बृहस्पति। जब आपका श्वास, जब आपके फेफड़े अप डाउन अप डाउन अप डाउन, आपके अंदर की ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन प्रॉपर रूप से आप नहीं ले रहे थे, आप जबरदस्ती ऑक्सीजन ले रहे हो, आप थक गए फिर भी चल रहे हो, आप अपने शहर में नहीं चलोगे, आप पार्क में भी नहीं चलोगे इतना, क्यों, वहां मजबूरी है, पहुंचना है, बैठोगे थोड़ी ना, पार्क में तो थक गए बैठ जाओगे, घर भाग जाओगे ज्यादा करोगे तो। उस लेवल पे आप ऑक्सीजन अचीव नहीं कर पाओगे जो आप तीर्थ के ऊपर अचीव कर पाओगे। इसलिए पहाड़ों के ऊपर तीर्थ बने हुए, हमारे जो है ना ये बड़े बुजुर्ग बहुत पहुंचे हुए लोग थे भाई, इन्होंने ऐसी उल्टी उल्टी जगह पे तीर्थ बनाया, उल्टी उल्टी जगह पर है, पहुंचना है महाभारत कर दिया आदमी का। वैष्णो देवी बताओ 13 किलोमीटर ऊपर, कोई मतलब है कोई है, सोचो कोई एक ही दिन बेचारे का वजन भी कम, बीपी भी कम, सब चीज एकदम, शुगर भी लो, सारी एक साथ कर दे, 13 किलोमीटर। वो क्यों हो रहा है, वो ऑक्सीजन कितनी अचीव कर रहा है, न्यू ऑक्सीजन मीन्स न्यू जुपिटर। आपके अंदर एक बृहस्पति जागता है, आपका बृहस्पति एक्टिवेट हो जाता है। बृहस्पति एक्टिव होगा, केतु आपने एक्टिव कर ही रखा कदमों से चल चल करके। जब आप बृहस्पति को अच्छा कर लेते हैं, जब आप केतु को अच्छा कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर एक न्यू एनर्जी जन्म लेती है। वो एनर्जी आपको काम करती है। कभी आपके साथ चीटिंग हो जाए, चाहे रिलेशनशिप की चीटिंग हो, चाहे फाइनेंशियल चीटिंग हो, कुछ मत करो, कुछ ना समझ में आए ना, तीर्थ यात्रा पे निकल जाए, आपकी मर्जी। ये मत सोचना किस देवता के पास जा रहा हूं, उस चक्कर में मत पड़ना। वो देवता छाटना जहाँ ऑक्सीजन लेवल ज्यादा मिले, बस जहाँ पैदल यात्रा करनी पड़ जाए आपको। ये दो चीज मैं आपको अंदर की गहरी लॉजिकल बातें बता रहा हूँ तीर्थ स्थान की, जो काम करती हैं। फिर वहां जाकर के आप किसी भी देवता को नमस्कार कर दें, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे दुर्गा जी हो, चाहे विष्णु जी हो, ये ध्यान रखना। और अगर नया काम शुरू करना है, आपने न्यू काम करना चाहते हो, तो भगवान विष्णु जी के स्थान पे आपको बता दिया। पुराने काम में गड़बड़ हो रही हो तो दुर्गा जी के पास पहुंच जाओ। दुर्गा जी की क्या खासियत है, दुर्गा जी की खासियत यह है कि वहां पे 3 पिंडियां हैं, माँ सरस्वती है, माँ काली है, माँ लक्ष्मी है। और तीनों कौन है, तीनों को जब मिला देते तो राहु बनता है। और राहु कौन है, हमारी कूटनीति, हमारी प्लानिंग, हमारी स्ट्रेटेजी। जब हमारी प्लानिंग फेल हो रही हो, जब हमारी स्ट्रेटेजी फेल हो रही हो, तो वैष्णो देवी जाओ, हाँ मत्था टेक करके आओ आप, और फिर रास्ते में प्लानिंग बनाओ। आप कहेंगे आपको पूरी तीर्थ यात्रा के दौरान अपनी सारी कमियां नजर आ जाए, मेरी गारंटी है। आप तीर्थ पे जाओ, जब आपकी प्लानिंग आपके बिजनेस में फेल हो जाए, स्ट्रेटेजी फेल हो जाए,
आपको रास्ते में समझ में आना शुरू हो जाएगा कि मैंने कहाँ कहाँ गड़बड़ करी है, मेरी क्या क्या गलती है, और नेक्स्ट अब मुझे क्या करना चाहिए। करके देखिए। आपने नई दुकान खोलनी है, नया व्यापार खोलना है, भगवान विष्णु जी के मेन तीर्थ स्थान पे, चाहे आप तिरुपति बालाजी जाओ, चाहे आप पूरी धाम में जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ और वहां मत्था टेक के आओ कि मैं नया काम शुरू करने जा रहा हूँ। आप एनर्जी देखना, काम जल्दी से फेल नहीं हो। और इसी मंशा से जाना कि मैंने नया काम शुरू करना है, इसलिए मैं मत्था टेक, आप देखना काम फेल नहीं हो। तीर्थ यात्राओं का बहुत महत्व। क्यों? क्योंकि आपने तीर्थ यात्रा पर जाकर के केतु को अच्छा बना लिया, आपने गुरु को अच्छा बना लिया। केतु ने आपको अच्छे विचारों की एनर्जी दी, बृहस्पति ने आपको ज्ञान दिया। ज्ञान का मतलब कोई गाइड दे दिया आपको। कोई आपकी जिंदगी में बंदा ऐसा जरूर आके खड़ा हो जाएगा जो बिना मतलब आगे सलाह देगा, भाई तू ये कर ले, भाई तू वो कर ले, भाई तू डिजिटल मार्केटिंग कर ले, तू ये वाला काम भी कर, तू वो वाला, आपको बार बार गाइड करेगा। और उसकी गाइडेंस से आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपको अपने व्यापार। सिंपल सी बात है। और हमारे यहाँ तो रिवाज है, जब भी वैष्णो देवी जाओ, आने के बाद कन्याओं को भोजन कराओ। कन्याओं पूजन करोगे तो बुध ग्रह ठीक हो जाएगा, बुध ग्रह ठीक हो जाएगा, बुद्धि ठीक हो जाएगी, और बुध ग्रह ठीक तो फिर तो बाकी सब ठीक होते चले जाते हैं। तो लाल किताब की जो रेमेडीज हैं, ये बहुत लॉजिकल रेमेडीज, पर आपने बता करके जितनी शिद्दत के साथ अपने क्लाइंट को करवाओगे और जितनी प्राथमिकता के साथ आप अपने क्लाइंट से कराओगे, उनको उतना अच्छा लाभ। भाई दो तरीके थे, देखो, अगर आप भावना के साथ नहीं गए तो पिकनिक है वो, फिर तीर्थ यात्रा नहीं है, ये ध्यान रखना। फिर वो पिकनिक है। पिकनिक मीन्स यू आर एंजॉयिंग योर वीनस एंड योर मून, यस ओनली। और फिर वीनस और मून का धंधे से कोई लेना देना, आपको साफ बता दूं, है तो मन खुश हो जाएगा। पर आप अगर किसी भावना के साथ शिद्दत से जा रहे हो तो बड़ा ख्याल रखें, तीर्थ स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपकी किस्मत बदल सकता है और ये आपके उल्टे दिन भी लगा सकता है, ये भी ध्यान में बता दूं। गड़बड़ करोगे तो वहां बड़े उल्टे दिन लग जाते हैं, उल्टे सीधे काम नहीं करने। और जाके ब्लफ तो बिल्कुल नहीं मारना, मैं ये कर दूंगा तेरे जाते ही वो कर दूंगा, है। और ये हमारे हरियाणा में बहुत बड़ी परंपरा है, ब्लफ मार देंगे जाते हैं, बाबा तेरा देख भंडारा क्या कर दूं मैं, है सवा मणि कर दूंगा, तेरी कढ़ाई कर दूंगा, तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो याद ना रहे बाद में, ओहो बाबा लगे, बाबा भूल गया, गलती हो गई है, कढ़ाई कर देता भाई, अब जाओ हलवाई को बोल के आओ। तो ऐसे चीजें नहीं करनी है, समझदारी से काम करें। 1 रुपए की औकात है तो 1 रुपए की बात करें, वहां पर कोई बात झूठ ना बोले, ये बलफबाजी ना करें। और लोग अक्सर तीर्थ स्थानों पर बलफबाजी बहुत, या तो हद से ज्यादा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं या बिल्कुल लो करते हैं, या वहां जाके फिर झगड़ा करते हैं लोगों से, भिखारियों से, औरों से लड़ते गुड़ते जाएंगे फिर, है तो वो सब नहीं करना है। तीर्थ को तीर्थ के रूप में दें और तीर्थ को मौके के रूप में देखें। अवसर मिला है दान करने का, अवसर मिला है पुण्य कमाने का, है तो चाहे थोड़ा थोड़ा ले जाए, जो भी पुण्य के करने के लायक हो वो करें। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा आप करें, अनुष्ठान करें, या बहुत बड़ा आप कढ़ाया करें, या 500 लोगों को भोजन कराएं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसी कोई अपनी लाग लपेट अपने साथ ना रखें। हाँ, पर भावना रखें कि अगर मैं 5 लोगों को भोजन करा सकता हूँ तो मैं 5 को कराऊं, 11 को करा सकता हूँ 11 को। भोजन नहीं करा सकते तो 10 रुपए की चाय पिला सकते हो ना, तो 10 रुपए की चाय पिला करके आ जाओ, पर वो चाय बड़ी शिद्दत के साथ पिलाओ। अपने हाथ से एक एक आदमी को बी रेस्पेक्टफुल, अपने हाथों से उसे चाय, बेशक वो भिखारी है, वो चलता हुआ साधु है, उसको इतने रेस्पेक्टफुली आप उसको अटेंशन दे करके पिलाओगे तो। और कई लोग आजा 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 आजा, ले ले चल पकड़, चल पकड़, वो नहीं करना। ये तीर्थ स्थान हमारी ईगो के स्थान नहीं, ये ईगो को कदमों में दबा करके चलने के स्थान है। नहीं ईगो करोगे तो फिर तो वो आपकी तीर्थ यात्रा शून्य हो जाती है, उल्टा पाप आपके जिम्मे चढ़े, तो आपने वो सब काम नहीं, ठीक है।
हाँ स्वाति जी, कुछ क्वेश्चन आपका? सर आज की क्लास बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही रिलेटेबल थी। और सर का जो अभी उन्होंने बोला वही मुझे आपसे पूछना था कि चौथे घर में या सातवें घर में या 10th हाउस में अगर जुपिटर होता है तो सर ये मैंने भी कहीं पढ़ा था कि मंदिर नहीं जाना चाहिए। तो मैं वही पूछ रही थी कि कैसा है क्या? अपने घर में मंदिर नहीं लगाना चाहिए, मंदिर अपने घर में नहीं बनाना चाहिए। देखो लॉजिक समझो आप, चौथा घर क्या है? आपका अपना खुद का घर है। वहां पर बृहस्पति बैठ गए, तो उच्च के बृहस्पति हो गए, पहले चौथे पर आते हैं। अभी क्या समझाया? जिसका बृहस्पति अच्छा तो उसको मंदिर की मन मंदिर जरूरत नहीं है। अब आपके पहले ही बृहस्पति उच्च का, अब आप घर में भी धूना जमा के बैठ गए तो क्या होगा? आप अपनी घर गृहस्थी को नहीं चला पाओगे। सारा दिन भजन कीर्तन करोगे तो आप दुनियादारी के कामों को नहीं कर पाओगे। आप पैसा कैसे कमाओगे? बहुत ज्यादा उत्तम कोटि का बृहस्पति आपको व्यापारी बिल्कुल नहीं बनने देता। तो ये किन लोगों के लिए दिक्कत ज्यादा देगा? जो व्यापार का काम करते हैं, जो दुकानदारी का काम करते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए तो बहुत खराब स्थिति हो गई। सरकारी नौकरी वाले के कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, ज्यादा वो रिश्वती तो नहीं लेगा, इससे बढ़ के तो कुछ नहीं होगा, तो उसमें इज्जत ही बढ़ेगी, उसमें इज्जत थोड़ी कम होगी भाई, पैसा ही तो एक्स्ट्रा नहीं लेगा। और कमाल की बात, अगर चौथे भाव में बृहस्पति बैठा और वो पैसा ले आएगा तो पैसा निकलेगा, घर में आते ही निकलेगा, और जब तक उसके घर में तोड़फोड़ मचती रहेगी जब तक वो पैसा बाहर नहीं चला जाएगा। 11वें भाव में बैठे हुए बृहस्पति को, चौथे भाव में बैठे हुए बृहस्पति को ये उल्टा सीधा धन नहीं लाना चाहिए। तो इसीलिए घर में भी अगर वो मंदिर बना लेंगे समस्या खड़ी हो जाएगी। तो उनको कहा भी घर में मंदिर बनाने की जरूरत नहीं, बाहर दर्शन कराओ। तो बाहर तो कभी कभी जाएगा, बाहर निकलता हुआ, घर में तो सारा दिन बैठा रहेगा। दूसरी बात, सप्तम भाव हमारी घर गृहस्थी का भाव है, घर गृहस्थी का भाव है। जिसके सप्तम भाव में बृहस्पति बैठा है, पहली बात, जिनके भी 7वें घर में बृहस्पति बैठा है, पति या पत्नी दोनों में से एक बहुत ही स्पिरिचुअल हो जाता है या घर गृहस्थी पे ध्यान नहीं देगा। दो में से एक बात, जरूरी नहीं कि दोनों में से स्पिरिचुअल, या तो दोनों में से कोई एक स्पिरिचुअल होगा, और नहीं होगा तो दोनों में से एक आदमी ऐसा होगा जो घर गृहस्थी पे ध्यान देगा। अब नहीं ध्यान देगा का मतलब ये है कि पति पत्नी के अंदर जो रोमांस होना चाहिए, जो अट्रैक्शन होना चाहिए, जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उसमें कमियां आ जाएंगी। पर वो कमियां किस वजह से होंगी? वो कभी कभी ज्यादा अध्यात्म या ज्यादा सिद्धांतवादिता की वजह से होगी। ज्यादा सिद्धांतवादिता क्या होती है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और रोमांस प्रेम झूठ की बुनियाद पर खड़े होते हैं। ये डाइवोर्स की ओर ले जा सकता है, ये डिवोर्स की तरफ। भाई रोमांस और प्रेम झूठ की बुनियाद पर अपनी इमारत बनाते हैं। अब पति उसको कह ही नहीं रहा तुम बहुत सुंदर लग रही है, बड़ी समस्या है। वो कह रही कमाल है, दुनिया मुझे सुंदर कहती है, ये पट्टा सुंदर नहीं कहता। वो कहता है मुंह से नहीं निकल रहा। सप्तम भाव में बृहस्पति की ये सबसे बड़ी कहानी है। बिल्कुल, क्योंकि वो तो बृहस्पति हो गया, वो तो ज्ञानी हो गया। अब ज्ञानी आदमी झूठ कैसे बोल दे? समस्या। वो कह रहा है भाई नहीं, जैसा है वो ऐसा है, और उसके मुंह से फिर क्या निकलता? उल्टा सीधा, भाई आजकल तो बड़ी मोटी हो गई है। ये बात कहने की है, हो गई ना पंगा। ये ऐसे विवाद बढ़ा लेते हैं, होता कुछ नहीं है। यहाँ 2 नंबर का काम कुछ नहीं है। अब ऐसे केस में आपने मंदिर रख लिया अपने घर में, अब वो बंदा जो भी एक धार्मिक है वो कुछ ज्यादा धार्मिक हो जाएगा। एक पॉइंट ये बना। तो इसलिए मंदिर अपने घर में मंदिर की एनर्जी मत लेके आओ, क्योंकि जब घर में मंदिर की एनर्जी लेके आओगे तो साफ सफाई, ध्यान, पाठ, पूजा, ज्योत, अगरबत्ती पे ध्यान जाएगा ही जाएगा, वो आपको करना पड़ेगा। तो उससे इंक्लिनेशन और बढ़ेगा, जिससे घर गृहस्थी और खराब हो सकती। अब मान लीजिए मंदिर भी नहीं है, तो कोई घर का जो बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो भी बृहस्पति का रूप होता है। जब भी पति पत्नी के घर सप्तम भाव में बृहस्पति होगा तो उनके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग
ऐसा जरूर होगा जो उनको गाइड करता होगा, ये करो, दिया जलाओ, बत्ती जलाओ, ये करो, वो करो, पूरा डोमिनेट कर रहा होगा। और ऐसे में वो मंदिर स्थापित कर दे तो फिर तो जिम्मेवारी और बढ़ गई, तो करना पड़ेगा ना। अब तो और पंगा खड़ा हो गया, नहीं करोगे तो झगड़ा होगा। तो तीसरा बात, कोई आदमी बृहस्पति बन के आ गया आपके घर में, गुरुजी को बुला लिया अपने घर में। अब गुरुजी क्या प्रवचन करेंगे? वो यही प्रवचन करेंगे, मोह माया छोड़ो बेटा, ज्यादा चक्करों में मत पड़ो, पैसा मत कमाओ। पत्नी कह रही है गाड़ी लानी है अगली साल, है वो कह रहे क्या गाड़ी का करेगा, मोह माया सब मिट्टी में मिल जानी है काया, है मोह माया मिट्टी में मिल जानी है काया। तो ऐसे ऐसे प्रवचन करेंगे तो क्या होगा? अब ऐसे में रोमांस थोड़ी जन्म लेगा, है ऐसे में वैराग्य जन्म लेगा। तो बृहस्पति 7वें में बैठने से लाल किताब कहती है कोई भी स्पिरिचुअल चीजें घर में, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कम से कम करो, ना के बराबर करो। करोगे तो ध्यान तुम्हारा जाएगा। इसलिए उन लोगों को ये भी कहा जाता है कि देवी देवताओं की फोटोएं, तस्वीरें ज्यादा मत लगा लोगों के रखो अपने घर, क्योंकि नहीं तो ध्यान तुम्हारा डाइवर्ट हो। आप है ना लाल किताब के लॉजिक को समझो, क्योंकि वो जमीन शुक्र की है, ध्यान से समझना, वो जमीन शुक्र की है और उसके ऊपर जो मिट्टी है वो बुध की है। तो इसीलिए और कहीं नहीं कहा, बुध को तारणहार पारसमणि का है 7वें भाव में, लाल किताब में तारणहार पारसमणि का है बुध को, जबकि अपने वैदिक में क्या कहते हैं, मरणासन, है ना, पर यहाँ पर तारणहार पारस, क्योंकि बुध इज ए कम्युनिकेटर, गुड कम्युनिकेटर। पति पत्नी के बीच में कम्युनिकेशंस को बहुत अच्छा सा बना सकता है। दोनों चाहे लड़े पर उनका कम्युनिकेशन इतना होता है कि एक लेवल पे आके वो फिर वो सेटिंग बना, उनको दूर नहीं जाने देते, अलग नहीं होने देता, उसको कोऑर्डिनेटर का काम कर देता है। इसीलिए 7वें भाव में उसको पारस मणि कहा गया है, बुध ग्रह को लाल किताब। समझ आ रही बात को? 10वें भाव को क्या है? आपके रोजगार का भाव। अब रोजगार के भाव में आप सारा दिन घंटी बजाते रहोगे तो धंधा कैसे करोगे, बिजनेस कैसे करोगे? सुनिए बात को, धर्म स्थान पे जाकर के धार्मिक होइए। अगर आप अपने कर्म स्थान पर हैं तो वहां पे कर्मठ होना है, नौकरी पे आपको कर्मठ होना है, धंधे पर आपको कर्मठ होना है। वहां ये नहीं कि सुबह शाम बत्ती हिलाते रहो और अपने घंटियां बजाते रहो। आप ग्राहक को देखो, ग्राहक आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो लाल किताब ने सबकी प्रायोरिटी फिक्स कर रखी है कि देवी देवताओं का स्थान देवी देवताओं की जगह पे होना चाहिए, आपका टाइम भी फिक्स होना चाहिए, आपका एनर्जी कब किस समय क्या मैच। ये नहीं कि एक ही तरह की एनर्जी के साथ जीते रहें, कि केवल स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ जीते रहें या केवल जो है आप अधार्मिक प्रवृत्तियों के साथ जीते रहें। नहीं, लाल किताब का उद्देश्य लाइफ को बैलेंस करने का है। लाल किताब का उद्देश्य, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बैलेंस करने का। तो इसलिए स्वाति जी, लाल किताब किसी को मना क्यों कर रही है उसके लॉजिक में जाना है, और किसी को हाँ क्यों कर रही है उसके लॉजिक में जाना है। तो जिनका बृहस्पति खराब है वो लोग मंदिरों में जाना चाहिए, और जिन लोगों का बृहस्पति खराब है हम ये भी कह सकते हैं वो ही लोग मंदिर जाते हैं। कैसे मर्जी समझ लो। ठीक बात, ठीक बात है ना। सर मसनूई शब्द का अर्थ क्या होगा? है जी, मसनूई शब्द का अर्थ, मनसुई का मतलब होता है अरविंद जी, मनसुई का मतलब होता है बनावटी ग्रह, शुद्ध हिंदी में। बनावटी का मतलब हमने इमेजिन कर लिया, जैसे मैं नहीं बताता कि अगर सूर्य बुध एक साथ होंगे तो मंगल नेक हो जाएगा। सूर्य बुध जहां पर भी बैठे होंगे तो हम कहेंगे ये मान लो या चंद्रमा भी बैठा है। अगर किसी का 7वें भाव में सूर्य बुध बैठा है तो हम कहेंगे चंद्रमा मान लो, यहाँ पर चंद्रमा मनसुई बन गया। मनसुई का मतलब बनावटी, बनावटी का मतलब यहाँ पे उसके जैसा इफेक्ट देगा, चंद्रमा जैसा इफेक्ट देगा। जैसे जिन लोगों का सूर्य बुध 7वें भाव में बैठता है तो सूर्य बुध क्या करवाते हैं, झगड़ा कराते हैं, लड़ाई पति पत्नी का। पति पत्नी का झगड़ा होगा, पर बनावटी वहां पर कौन है, चंद्रमा। और चंद्रमा क्या होता है, अट्रैक्शन।
पर पति पत्नी दोनों एक दूसरे के प्रति बड़े अट्रैक्टेड होंगे। किसी केस में देख लेना, उनसे बात खूब लड़ेंगे झगड़ेंगे, आप उनको को तलाक दिलाता हूँ, वो वहीं पे ठंडा है। तलाक ना इतना बड़ा झगड़ा नहीं है, नहीं शाम तक हो जाएगा सेटलमेंट, नहीं आप जाओ, वो आपसे डरने लग जाएगा। आप जब भी आप तलाक दिला दूं, झगड़ा हो रहा है, वो आपसे छिप के भागना शुरू कर देगा, क्योंकि वहां तो मून है ना, चंद्र छिपा हुआ है वहां तो, और चंद्रमा में तो अट्रैक्शन है, इमोशंस है, वो तो कनेक्टेड है। और चंद्रमा शुक्र, वहां तो शुक्र की भूमि है, तो वो भागेगा नहीं, वो भरसक प्रयास करेगा अपनी मैरिज को बचाने का। ये हमेशा ध्यान रखें। यस सर, यस, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ये हॉर्न कौन बजा कौन बजा रहा है? भाई बहुत ही बज गए, इतना भी मत बजाओ। हाँ लक्ष्मी जी। हाँ गुरुजी, जैसे कि आपने तीर्थ यात्रा की बात करी, तो हम लोग जब माँ वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि यात्रा करने के बाद माँ गंगा जी का स्नान करना चाहिए हरिद्वार जाके, तभी वो यात्रा शुभ होती है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? नहीं बिल्कुल ऐसा कहीं नहीं लिखा है, गलत पढ़ा है आपने। या तो वैष्णो देवी के यात्रा के साथ गंगा स्नान नहीं जुड़ा हुआ। और कोई? अमर जी। भैरव बाबा की। हाँ, भैरव बाबा की यात्रा जुड़ी है। भैरव बाबा और हनुमान जी हैं, ये दूत है, ये माँ दुर्गा के। यस। हाँ अमर जी। हाँ गुरुजी। हाँ मैं एक और लाल किताब में भैरव बाबा शनि है, हनुमान जी मंगल हैं। हाँ गुरुजी, कुछ लोग जैसे मतलब तीर्थ के लिए जाते हैं, तीर्थ स्थान में जाते हैं, लेकिन वो बहुत परेशान हो जाते हैं और मतलब वो दर्शन मिलने में बहुत तकलीफें होते हैं। दर्शन तो होते हैं लेकिन तकलीफ में आ जाते हैं। इसका कारण क्या होता है? झगड़े हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती है, मार पिटाइयाँ हो जाती हैं। हाँ ये गुरुजी। फैक्ट बात है। किनके होती है? वर्ष फल में उनका हमेशा देखना, केतु को देखना। ये ध्यान रखना, जिनका केतु खराब चल रहा होगा, वर्ष फल में तीर्थ यात्रा पे जाते ही झगड़ा होगा, मनमुटाव होगा, या वो जिसके साथ जाएगा उसी से झगड़ मरेगा है, या जिस होटल में ठहरेगा होटल वाले से झगड़ा कर लेगा, कुछ ना कुछ कांड हो जाना, वहां पे दिक्कत आनी ही आनी है। तो ऐसे में वर्ष फल में ये देखना है कि अगर केतु खराब हो तो सबसे पहले अपने घर से ही 2 रंग के कंबल ले जाए, कम से कम 3 या 5 या 11 अपनी हैसियत के अनुसार। और जैसे ही तीर्थ स्थल में प्रवेश करे, उसको किसी बाबा जी को, फकीर को, या किसी मंदिर में किसी गरीब आदमी को, कोड़ी को दान दे दे, तुरंत उसका बचाव हो जाएगा और उसका मन मुटाव नहीं होगा और दर्शन अच्छे होंगे। नहीं तो दर्शन छोड़ो, धक्का मुक्की हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। गुरुजी, और एक बात आप उस दिन केतु के क्लास में बोले थे, 2 रंग का जो हकीक होता है, हाँ। जिसको शायद सुलेमानी हकीक बोलते हैं, ये हम रंग लोग का पहन सकते हकीक हैं? कई होते हैं। सुलेमानी हकीक तो ब्लैक कलर का होता है और उसमें व्हाइट कलर की पट्टी होती है। हाँ गुरुजी, तो उसको पहन सकते हैं क्या गुरुजी? हाँ पहन सकते हैं, पर अगर केतु को ठीक करना हो तो सबसे उत्तम तरीका मैं बताता हूँ, 2 कैटसाई ले लो आप। ओके। और एक कैटसाई को, खास करके जब केतु खराब हो, मैं जब की बात कर रहा हूँ, एक कैटसाई को बहते हुए मतलब जल प्रवाह कर दो और एक कैटसाई धारण कर लो। और अगर कैटसाई ना खरीद पाओ तो फिर कोई 2 रंगी कोई पत्थर उठा लो, जो नदियों में, गंगा जी जाते हो तो वहां पर भी मिलते हैं, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, सफेद काला रंग का, सफेद सलेटी रंग का, ऐसे कोई भी 2 उठा लो और उसको विधि विधान से जल प्रवाह एक को कर दो और एक को अपने घर में ला करके कायम कर दो। आपका केतु उस साल के लिए खराब नहीं है। ओके। और जैसे गुरुजी, मैंने हमारा यहाँ एक रिवाज है,
तो यहाँ पे मनसा देवी का पूजा होता मनसा है। देवी की पूजा, हाँ हाँ हाँ, तो ये बहुत जोरों शोरों से होता है कि केतु के लिए उसको भी कर सकते हैं। नाग की देवी हैं, पहले तो आपको इनको मालूम होना चाहिए। नाग जो होते हैं, हाँ। नागों की देवी जो है वो मनसा देवी है। तो जो हाँ। मनसा देवी के मंदिर में आप कभी भी जाओगे तो आपको नाग की प्रतिमा जरूर मिलेगी, या नाग के चित्र उनके द्वार पर जरूर मिलेंगे। वो उनकी रक्षा के लिए वहां पे डिफेंस सिस्टम के लिए बने होते हैं। तो इसीलिए आसाम के अंदर भी जो है मनसा देवी की पूजा होती है, और हरिद्वार में भी मनसा देवी का मंदिर है, पर सब वो भी पहाड़ पे ही है। हाँ हाँ हाँ, कितनी पहाड़ पर सीढ़ियां है, चढ़ पहाड़ के पर है। 356 पता नहीं कितनी सीढ़ियां बताते हैं, एग्जैक्टली याद यस, नहीं है। नहीं बहुत ऊंचा है। तो हर की पौड़ी से थोड़ा आप मार्केट में जाएंगे तो बस वहीं से ऊपर से ऊपर है, ऊपर मैंने गया है पास मतलब में ही हर की वहीं पौड़ी। पे। हाँ हाँ तो वहां पर भी मनसा देवी मंदिर में। अब ये जो तीर्थ की व्यवस्था बने हुई है ना, सब ग्रह शांति की व्यवस्थाएं बनी हुई है। अगर हाँ हाँ किसी जरूर। इंसान को समझ हो, सोच समझ करके अगर वो तीर्थ यात्रा करे तो आनंददायक तरीके से कर सकता है। अब आप लाल किताब सीख रहे हो तो पहले वर्षफल बना लिया करो। कभी भी सही में। तीर्थ यात्रा करनी हो तो केतु को देखना है, बस ये ध्यान रखना, केतु को देखना है। और इवन आपने अगर तीर्थ यात्रा नहीं भी करनी, विदेश यात्रा भी करनी हो या किसी भी तरह की यात्रा करनी हो, वर्ष फल के केतु को जरूर देखना। और डाउट हो तो अपने यात्रा से पूर्व अपने केतु के उपाय करने शुरू करो। कुत्ते को फीडिंग करना शुरू कर दो, गणपति जी का पूजन शुरू कर दो, गणपति अर्थर शीर्षम का पाठ करना शुरू कर दो। ये सब केतु को शांत कर देते। 2 रंग का कंबल दान करना शुरू कर दो, है ना? या मैंने जो आपको बताया 2 रंग का पत्थर जो है आप इस तरीके से जल प्रवाह करके कर सकते हो। बहुत सारी रेमेडीज हैं। और गुरु, और साथ में अगर वो ज्यादा खराब हो रहा हो तो बृहस्पति का उपाय शुरू। बृहस्पति और केतु अगर इकट्ठी रेमेडी करनी हो तो आपके पास एक तरीका है कि आप केले जो है मंदिर में देना शुरू करो। 6 केले, 1 दर्जन केले, जैसे भी उसकी व्यवस्था, डेली देना शुरू करो यात्रा से पहले। आपकी यात्रा इतनी आरामदायक सुखद हो जाएगी कि पूछो ही मत। नहीं तो कोई ना कोई रड़िया राम मिल जाएगा, वो कहानी बिगाड़ेगा। सर गुरुजी रेमेडी करते वर्ष वक्त फल प्रायोरिटी में किसको दें सर, D1 बृहस्पति को या ऑलरेडी अच्छा वर्षफल को? हो। विश्वामित्र जी सिर्फ और सिर्फ D1 को रेमेडी। अच्छा, वैदिक में भी जो रेमेडीज होती हैं वो D1 से ही होती हैं, ये हमेशा ध्यान रखें। रेमेडीज आप किसी भी शास्त्र में चले जाएं D1 से ही होंगी। बाकी D9 और अदर डिविजनल चार्ट्स तो हमें डायग्नोज करने के काम आते हैं कि ग्रह की क्या सिचुएशन समझें। सर वर्षफल का कंपैरिजन में हैं? वर्षफल को प्रायोरिटी दें या D1 को प्रायोरिटी दें, मतलब ये क्या है? ये 2 बातें अलग अलग है। वर्षफल को भी प्रायोरिटी देनी है, हमारी मेन चार्ट को भी देनी है। पर मेन चार्ट को कब देनी है? जब हमने पास्ट लाइफ के नेगेटिव चीजों को, उनके डेथ को, उनके ऋण को देखना है तो हमने अपनी मेन चार्ट को देखना है। नंबर 2, अपने ग्रह लाइफ लॉन्ग कौन सा ग्रह कमजोर है और कौन सा ग्रह बहुत बढ़िया बना हुआ है, वो लाइफ लॉन्ग असर देते हैं। तो लॉन्ग टर्म रेमेडी के लिए हमें अपना बर्थ चार्ट देखना है। शॉर्ट टर्म रेमेडीज के लिए, मंथली रेमेडीज के लिए हमें वर्षफल देखना है। और खास करके उस वर्षफल में मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा, ज्यादा रेमेडी ना करके जो ग्रह कुछ ज्यादा ही गड़बड़ दे रहा है उसकी रेमेडी करें। जो ग्रह बहुत अच्छा है बस ये करना है कि उसको सेफ रखना है, उसके साथ पंगेबाजी नहीं करनी है। बेशक आप उसकी रेमेडी ना करो पर आप उसके खिलाफ काम भी ना करो। तो जिसकी तकलीफ हो रही है उसी की रेमेडी कर दे, मतलब। हाँ, जिसकी नहीं, पर शुभ ग्रह का दान तो, शुभ ग्रह का दान नहीं दिया जा सकता। शुभ ग्रह का दान दिया जा सकता है अगर वो हमें किसी भी रूप में दिक्कत में डालता है। ठीक है, ठीक है। परंतु ध्यान रखना कि प्रॉब्लम कितनी है। प्रॉब्लम कम है तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए दान देना, हमने ज्यादा नहीं देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मंगल 3रे भाव में बैठ गया, या मंगल किसी का जो है क्या बताओ पहले भाव में मंगल बैठा है और किसी भी सिचुएशन में उसके भाई को तकलीफ आ गई। पहली बात तो पहला भाव का जो मंगल है वो अच्छा है, उस आदमी के लिए तो खास करके अच्छा है। उसको जमीन का फायदा करा देगा, उसको हिम्मत उसको देगा,
कर्जा होगा तो कर्जे में भी फायदा कर देगा, मतलब उसका कर्जा भी वापस करवा देगा, बहुत सारे काम कराएगा। पर किसी दृष्टि की वजह से या किसी और कॉम्बिनेशन की वजह से अगर उसका भाई दिक्कत में आता है तो मात्र 2 या 3 दिन की रेमेडी कराओ, उससे ज्यादा कराओ ही मत। और रेमेडी दान से ज्यादा उसको शुभ बनाने के लिए कराओ। शुभ बनाने के लिए क्या करेंगे, आप हनुमान जी के मंदिर में जाओ और भोग लगा के हनुमान जी के मंदिर में ही दिया। ओके, मीठा जाओ हनुमान जी के मंदिर में, हाँ, उनको भोग लगा के उन्हीं को दे दो। अगर ग्रह को शुभ बनाना हो तो ग्रह का देवता या ग्रह की कारक चीज और कारक चीज का ही दान उस कारक वस्तु को दे दो या उसको खिला दो। जैसे अगर किसी को शुक्र को शुभ बनाना हो तो शुक्र की कारक जो है गाय, गाय, अच्छा, गाय। अब शुक्र का एक और अनाज है, वो है ज्वार। अब ज्वार को उबाल करके उसको खाने लायक बना करके अगर वो ज्वार गाय को खिला देते हो आप, ठीक है, तो शुक्र आपका अब शुभ होगा। और शुभ किसको बनाना है, जो हमें चाहिए भी और हमें कष्ट भी दे रहा है। भाई वो कष्ट भी आ रहा है पर हमें चाहिए भी जरूर, के बगैर गुजारा भी नहीं है। नहीं है। मान लो किसी को शादीशुदा आदमी है और वाइफ से झगड़ा हो गया, अब वाइफ से हमने अलग भी नहीं होना, उसको छोड़ना भी नहीं है, यानी वाइफ चाहिए भी पर वाइफ तंग भी कर रही है। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम शुक्र की चीज को लेकर के शुक्र की ही कारक को हमने खिला देनी है या उसको दान कर देना है। ये तो गाय की रेमेडी थी। अब दूसरी रेमेडी क्या, कोई भी सुहागन स्त्री, यस सर, न्यूली कपल्ड एक फीमेल, उसको आप इत्र है, चूड़ियां हैं, बड़ी अच्छी कोई साड़ी है, कोई गिफ्ट है, कोई डिजाइनर चीज है, आप उसको गिफ्ट में दे दो। मेहंदी है, हमारे यहाँ तो रिवाज है कि महिलाएं मेहंदी, हम देते हैं, ये सब गिफ्ट करती हैं। ये बहुत अच्छी रेमेडीज है, ये शुक्र ग्रह की रेमेडीज है। आप अगर उसको वो रेमेडीज मतलब किसी महिला को ये आप एज ए गिफ्ट दे देते हैं तो वो भी शुक्र की रेमेडी है। सिंपल बात है। तो आपने क्या किया, शुक्र को शुक्र का ही दान दे दिया। तो वहां से आप ये चीज दे रहे हो, आपकी मैरिज लाइफ यानी कि आपकी वाइफ के साथ आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। और लाल किताब क्या कहती है, शुक्र महिलाओं के लिए भी पति है, मतलब मैरिज का ग्रह महिलाओं के लिए भी शुक्र ही है। इसलिए जो महिलाएं ये दान पुण्य करती हैं, जो चूड़ियां और मेहंदी और इत्र और खुशबूदार चीजें और कुछ कपड़े, ये बहुत अच्छा दान है, इससे उनकी मैरिज लाइफ अच्छी होती। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक बात। अब मान लो आपने बच्चों को देना है, चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन हो गया, चंद्रमा छोटे बच्चे, केतु खट्टा मीठा। अब बच्चों को फ्रूट काटो, उसमें आलू डालो, कचालू डालो, फ्रूट डालो, उसमें इमली डालो, मिर्च मसाला डालो, गरम मसाला डालो, नींबू जरूर निचोड़ दो। नींबू केतु है, आप नींबू निचोड़ दो और बच्चों को खिला दो, आपका चंद्र केतु ठीक हो गया। ये तो रेमेडीज आपको। गुरुजी यदि किसी का वर्ष फल में जुपिटर अच्छा हो और जुपिटर और केतु, जुपिटर अच्छा है तो केतु ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा फिर? बिल्कुल, डेफिनेटली। तो फिर यदि किसी का वर्ष फल में जुपिटर सही आ रहा है तो फिर केतु परेशान नहीं करेगा, मतलब यानी उस साल आपको आपकी अपनी औलाद से दिक्कत नहीं आएगी। आप कोई यात्रा करेंगे तो आपकी यात्रा सुखद रहेगी। केतु के क्या क्या फायदे ये मैं बताऊं। पर गुरुजी यदि अपनी मेन चार्ट जो है, मेन चार्ट में कुत्ता नहीं काटेगा, धर्मी हो जाएगा। पर गुरुजी जो मेन चार्ट है, यदि मेन चार्ट में गुरु सही ना हो पर वर्ष फल में सही आ जाए तो उस साल के लिए आपको थोड़ी दिक्कत कम होगी। वर्षफल को मानना है, वर्षफल को मानना है, ये अगर आपका क्वेश्चन है तो। जी। ये अगर कुंडली में ठीक नहीं है, वर्षफल में ठीक आ जाए तो रात की सांस लेनी चाहिए कि अब की बार सब ठीक है। तो गुरुजी जैसे मेरा दशम में गुरु है तो मेन चार्ट में, तो मेरे को अपने घर में मंदिर जैसे मैं रखती हूँ तो नहीं रखना चाहिए? वो आप बाद में बात करना, क्योंकि आपके 10वें घर में एक ही ग्रह बताते हो पर है 2-3। अब मुझे याद आ गया, नहीं दो हैं, गुरु और चंद्रमा एक साथ। तो गुरु चंद्रमा की कहानी फिर अलग है। हाँ मंजीत जी।
मेरा भी यही सवाल था गुरुजी कि एक में अच्छा है एक में बुरा है, तो पर एक चीज और, एक का जवाब तो आपने दे दिया गुरुजी, बट उपाय का लेवल भी फिर उस हिसाब से चेंज होगा ना। अगर देखो मनीष मेन जी, में अच्छा है, सिंपल सी बात है, लाल किताब को आप होम्योपैथिक की तरह ट्रीट करें। कभी आप लोग होम्योपैथी डॉक्टर के पास गए? सुलझा हुआ होम्योपैथी डॉक्टर कभी भी बीमारी का नाम नहीं लेगा। वो कहेगा तकलीफ क्या है। आप कहते हो मुझे खांसी हो रही है, अच्छा खांसी हो रही है, तो अब उसके क्वेश्चन को समझना, खांसी रात को होती है कि दिन में होती है? रात को होती है। अच्छा बलगम आता है कि सूखा होता है? हाँ जी बलगम आता है। अच्छा बलगम आता है तो बलगम का कलर सफेद होता है कि हरा होता है कि पीला होता है? आप वेरी समझना गुड। बात, वो पोटेंसी वहां से डिसाइड कर रहा है। आप कहते हाँ हो जी ऐसा है कि मेरा सफेद आता है, अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा कितनी बार होता है? अच्छा सांस फूलती है जब आप करते हो? कहीं पसलियों में दर्द होता है आपके? वो सारी चीज पूछ रहा है। आप हैरान हो जाते हो, यार मैं एलोपैथी वाले के पास गया था, पट्टे ने कुछ नहीं पूछा, मैंने गलती से बस बोला कफ, इतनी देर में तो उसने 4 दवाइयां लिख दी है। ये तो 4 बात भी पूछ रहा है, ये तो रंग भी पूछ रहा है, ये तो बड़ा दिमाग वाला हो गया। फिर वो एक दवाई हिलाता हुआ एक छोटी सी पुड़िया बनाएगा, वो कहेगा ये ऐसे लेना है। वो कहोगे जी क्या कारण है? मुझे खांसी है। वो कहते नहीं, तुम्हें खांसी नहीं है, क्योंकि बीमारी का तो नाम हमारे एलोपैथी में है ही नहीं। तो मैंने तो समस्या बतानी है, समस्या का स्वरूप बताना है। तो लाल किताब में भी समस्या बतानी है, समस्या का स्वरूप बताना है। तो आपने स्वरूप को समझना है, ये समस्या किसके साथ हो रही है। एक आदमी कहता है जी मुझे बड़ा आजकल गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। पर क्या उस लड़ाई झगड़े से तुम्हारे परिवार वाले भी डिस्टर्ब हो रहे हैं? उन परिवार वालों में कौन कौन सा ऐसा आदमी है जो तुम्हें प्रवोक ज्यादा कर रहा है? कौन सा ऐसा सदस्य है तुम्हारे जिसके साथ ज्यादा झगड़ा हो रहा है? किसके कारण तुम्हें गुस्सा आ रहा है? तो लाल किताब वाला सारी बात पूछेगा, क्योंकि उसको रिलेट करना ग्रह कि भाई से झगड़ा ज्यादा हो रहा है तो मंगल परेशानी में, बापू के साथ झगड़ा हो रहा है तो गुरु यहाँ पर परेशानी में है, कोई बड़ा बुजुर्ग है तो गुरु यहाँ पर फंसा हुआ है, अगर पत्नी के साथ झगड़ा हो रहा है तो शुक्र भी पीड़ित है। तो फिर वो रेमेडी बनाएगा आपके लिए, नहीं फिर वो कहेगा यार तुम ये काम किस लेवल पे है। पति पत्नी का झगड़ा किस लेवल पे पहुंच गया? वो तलाक के लेवल पे पहुंच गया, तलाक के लेवल पे अब रेमेडी पड़ी है, छोटा मामला नहीं चलेगा। अब ये मत कहो शुक्रवार की शुक्रवार ये काम करे, यहाँ तो पर डे सीन बदल रहा है। उनको को डेली आपको ये काम करना है, डेली गाय को ज्वार खिलाना है, डेली गाय को हरा चारा खिलाना है, डेली गाय की सेवा करनी है, डेली माँ लक्ष्मी के मंदिर में भेजना शुरू कर दो, डेली उसको पुष्प और इत्र चढ़ाने के लिए बोलो। आप जो है वो डेली की कार्यवाहियों पे लगा दो 43 डेज के लिए, तो आप देखेंगे धीरे धीरे मामला शांत हो। तो वो रेमेडीज जो डिसाइड होंगी वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो देख करके मद्देनजर रख करके होगी। यहीं पर एक ज्योतिषी का अनुभव का कि उसको रेमेडीज कैसे करना, कैसे नहीं करना, बीमारी को मैनेज कैसे करना, ये ठीक है जी। चलिए आज काफी देर हो गई, चलिए अब आप वर्षफल की प्रैक्टिस करें बहुत अच्छे से, अपने बार बार सभी लोगों का बना के देखें और देखें, ऑब्जर्व करें जिस महीने में जो ग्रह आपको दिखाई दे रहा है वो ग्रह का इम्पैक्ट क्या आपके ऊपर आया था तो कितना आया था या नहीं आया था, या अच्छा आया था बुरा आया था, उसे नोट करो, डायरी में लिखो, तो चीजें समझ में आएंगी। और प्रेजेंट में इस महीने में जो चल रहा है मामला, कौन से भाव से चल रहा है, इस भाव से रिलेटेड क्या रिजल्ट है, उसमें ग्रह से क्या रिजल्ट है, और फिर रेमेडी करना जरूर, फिर रेमेडी जरूर करना, इससे आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि मैंने ये 3 रेमेडी की है इस महीने के लिए, 11 दिन करो, 10 दिन करो, 7 दिन करो, पर करो जरूर। उससे कॉन्फिडेंस आएगा कि यस रेड बुक रेमेडीज वर्क। थैंक यू, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं। नमस्कार सर, धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू गुरु जी।